नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रहा हो तो मना बता दीजिएगा, ताकि हम अपनी कथा को आगे बढ़ा दें। ठीक है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। जग्गा व्लॉग्स, प्रतीक, भार्गव, हिमांशु, राजश्री, हर्षिता, राहुल, ज्योति, केशव, रॉकस्टार राजा, आजा मेरे राजा, मंगला, आंसर, केशव, चलो जी भाई, ताराचंद, ये हमारे रेगुलर वीवर हैं। और यशजीत और भाई साहब और तुषार भी हैं, और भाई सब आ गए हैं। ठीक है। और विपुल भी है, योगिंदर भी हैं, साहिल भी हैं। राधे राधे सभी को, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो पहले मैं थोड़ा सा किताब के बारे में बता दूं कि किस तरह से क्या आपको करके चलना है। तो बिना किसी देरी के फिर बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो बुक जो मेरे हाथ में है, ये है आपकी सीए इंटर कॉम्पैक्ट बुक, जिससे कि मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। प्लस इसके साथ हमें चाहिएगा एक चार्ट का नाम है जिस्ट ऑफ जीएसटी करके। अब ये भाई साहब आपको मिलेगा कहाँ पर? ये जो कॉम्पैक्ट बुक है हमारी, ये अवेलेबल है www.carajkumar.com पर है। मैं पिछले 2 बार से ये किताब फ्री रिसोर्स में पीडीएफ में दे रहा था, लेकिन आपको प्रिंट आउट निकलवाने पड़ते थे। और पिछली बार बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि आप नॉमिनल से चार्जेस पर, कॉस्ट प्राइस पर आप ये बुक बनाकर हमें दे दीजिए। तो मैंने बहुत ही, मतलब 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं है, बुक की प्रिंटिंग कॉस्ट प्लस कुरियर, इसको मिलाकर शायद 250 रुपये के आसपास का इसका प्राइस है, 255 या जो भी है, ऐसा कुछ प्राइस है। ये यहाँ पर बाई करने के लिए अवेलेबल है। इतनी आपकी शायद फ़ोटोकॉपी करवाते तब भी लगभग उतनी ही कॉस्ट आपकी पड़ जाती, तो अब आपकी बुक ही मिल जाएगी। कॉस्ट कम रखने के लिए मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट में करवाया है। कलरफुल करवाता तो इसमें कॉस्ट और ज़्यादा आपकी बढ़ जाती, तो ऐसे करके मैंने करवा दिया है। ठीक है। ये जो चार्ट है आपका इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको फ्री रिसोर्स में। फ्री रिसोर्स में जाइएगा वेबसाइट पर, वहाँ ही आपको चार्ट मिल जाएगा। एक और अहम बात, इस बार जो हमारा इंटरमीडिएट का कंपाइलर है, उसको हमने जस्ट डबल कर दिया है। पहले वो लगभग आपका 250 पेजेस का हुआ करता था। उसमें हमने ढेरों शानदार और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, और अब वो 500 पेजेस प्लस में आ जाता है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसकी फ़ोटोकॉपी करोगे या प्रिंट आउट निकालोगे तो ये बिखर जाएगा, क्योंकि बल्कि हो जाता है ना, इसलिए। तो ये भी मैंने एक बुक के रूप में तैयार करवा दिया है, और ये आपको मिल जाएगा, मतलब बाई करने के लिए एक नॉमिनल सी कॉस्ट पर आपको मिल जाएगा कॉम्पैक्ट बुक। और इसका मैं यहाँ रिवीजन क्लास में करवा ही रहा हूँ। और जो ये आपका कंपाइलर है, इसके जो मुख्य चैप्टर हैं, जैसे कंपटीशन हो गया, सप्लाई का हो गया, या आईटीसी का हो गया, इसके जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं, जो आंसर हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कहाँ पर? यूट्यूब चैनल, यानी कि इसी पर प्लेलिस्ट है। अभी शायद कुछ अधूरे हैं, मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। मुख्य चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो अगर आप इतना करते हो तो भाई साहब फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अर्जुन मेहता। इस बार जुलाई 2021 का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें अर्जुन मेहरा ने टॉप किया, और ये हमारा सौभाग्य कि ये हमारे ही स्टूडेंट हैं, आप ही के बीच में से हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें रैंक 1 ला कर देंगे। ऐसा हमारा आपसे क्या बोलते हैं, लाइक एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इतनी अच्छे से तैयारी करें कि आपके मार्क्स बहुत ही शानदार वाले आ जाए। ठीक है।
मेरे पास जुलाई वाली है, उस वाली है, तुम्हारे पास क्या है बाबू, उसे छोड़ दो। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल। ये जो मैंने आपको बताया है, भले ही आपके पास पुरानी वाली कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी फॉर ऑल। इज़ इट ओके? ठीक है। भले ही आपके पिछली बार, क्योंकि हर बार किताब के अंदर कुछ ना कुछ अतिरिक्त चीज़ें आती हैं। वैसे भी पिछली बार की तुलना में अगर हम अब बात करके देखें तो कुछ सिलेबस आपका हटा भी है, जैसे कि आईटीसी के चैप्टर में रूल नंबर 42, 43 वो आपके सिलेबस से हट गए हैं। तो जब रिवीजन के दौरान मैं आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि देखो ये सिलेबस का पार्ट नहीं रह गया है। ठीक है, तो वैसे करके तो आप भाई साहब बिना किसी संकोच के और बिना किसी डिस्कशन के ये कंटेंट अपने पास में रखिएगा और क्लासेस को एंजॉय करें शानदार तरीके से। ठीक है। तो आइए मालिक बात करते हैं, और ये इसमें चैप्टर्स आपके देखने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन, चार्जेबिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन, एग्जम्पशन, वैल्यूएशन, आरसीएम, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न, ई-वे बिल, ये आपके चैप्टर्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और एट द एंड आपको लिस्ट ऑफ द सेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाती है कि जो जो आपके सिलेबस में आते हैं। ठीक है सर, ऑफिस से देखने का मजा ही अलग आ रहा है मेरे कबूतर, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो सर क्लास परचेज करी थी दिसंबर में, तो जो आया है उसे काम नहीं चलेगा क्या? किसकी पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ आपके पास बुक होनी चाहिए, दैट्स इट। और अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन का, और इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा हमारी बाबा की बूटी चार्ट के ऊपर। आपको कहाँ पर आना है? यहीं पर आना है। आना है तो यहीं पर आना है। ठीक है मालिक, तो यहाँ आइए। ये बाबा की बूटी का चार्ट फ्री रिसोर्स में अवेलेबल है crajkumar.com पर, तो वहाँ जाइए और इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये जैसे कोई भी अगर हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हमें एक नक्शा चाहिए होता है। बिना नक्शे के घर बनाएंगे तो घर ठीक से नहीं बन पाएगा, और बना तो फिर उसमें चेंजेस करने पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पहले ये नक्शा बनता है। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर नक्शा बना कर दिया है कि आपको काम कैसे करना होगा, हम अपना रिवीजन और अपनी पढ़ाई जीएसटी में कैसे करके चलेंगे। ठीक है, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात ये है कि जो जीएसटी है वो या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे लगेगा। नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि क्या गुड्स है और क्या सर्विस है, क्या कुछ भी नहीं है। मैं बस इसका रूट दे रहा हूँ। हालांकि जब मैं बैच में अपने रेगुलर में पढ़ाता हूँ तो 4-5 लेक्चर मेरे सिर्फ इस डायग्राम पर होते हैं, ताकि पहले से मैं सारी बातें समझा सकूँ। लेकिन चूंकि आप ये पूरे डायग्राम से परिचित हैं, भूल भाल गए तो हल्का सा मैं ओवरव्यू दूंगा इस डायग्राम का कि हमारी मैपिंग कैसे कर रखी है हमने, हम लिंकेज पैटर्न कैसे रख के चलते हैं। तो यहाँ पर और ये इसमें जितनी भी सारी बातें लिखी हैं सब हमारी बुक के अंदर 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते कि भाई गुड्स किसे कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, सर्विस किसे कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। जो गुड्स या सर्विस में आ जाएगा वो तो अगला राउंड खेलेगा, उस पर तो टेस्ट करूंगा कि भाई इसकी सप्लाई है या नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ गुड्स या सर्विस की परिभाषा में नहीं आती, जैसे कि मनी और सिक्योरिटी, तो वो यहीं से आउट हो जाएगी, उसकी चर्चा यहीं पर बंद हो जाएगी, गेम से उसको आउट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप गेम खेलते हो ना, म्यूजिकल चेयर वाला जो खेलते हो कि वो लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, 10 कुर्सियां हैं तो 11 लोग होते हैं, म्यूजिक बजता है फिर बंद होता है, एक व्यक्ति आउट हो जाता है। ऐसे ही जो आउट मतलब आउट, फिर वो वापस गेम में इस चक्रव्यूह में लौट कर नहीं आएगा। मनी सिक्योरिटी पहले गेट से ही बाहर हैं, वापस इनकी एंट्री जीएसटी में नहीं है। लेकिन जो गुड्स या सर्विस की सब परिभाषा में आ जाते हैं तो भाई उनके लिए फिर हम दूसरा टेस्ट खेलते हैं, वो नाम है यहाँ पर सप्लाई का। कि सप्लाई है तो ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे, अगला राउंड खेलेंगे, और अगर सप्लाई नहीं है तो फिर उसको भी यहीं से आउट कर दिया जाएगा। तो सप्लाई क्या है, इसके लिए हमें 2 तरीके से देखना होता है। जनरली नॉर्मली हम यहाँ पर ABC टेस्ट पास करवाते हैं। एक एक्टिविटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए, साथ में कंसीडरेशन भी होना चाहिए, तो वो आपकी यहाँ पर सप्लाई बन जाती है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर करी जाएंगी।
4 तरह की जो सप्लाई होती हैं वो आपकी भले ही कंसीडरेशन ना हो उसके बावजूद भी वो आपकी सप्लाई बना दी जाती हैं। उन्हें शॉर्ट फॉर्म में करते हैं आरबीआई की एजेंसी। आर का मतलब है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या डीम डिस्टिंक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन। बी का मतलब है बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर, अगर आपने आईटीसी ले रखा है तो। आई का मतलब है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजनेस पर्पस के लिए ली है किसी अपने रिलेटेड पार्टी से या डीम डिस्टिंक्ट से, तो उसको भी सप्लाई बना देते हैं। और एजेंट का मतलब है आपका प्रिंसिपल एजेंट के बीच में होने वाली जो वार्तालाप होती है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको भी सप्लाई बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगले पर आएंगे यहां पर कि ठीक है भैया जी सप्लाई तो बन गई है, अब जरा ये बता दो कि सप्लाई है किसकी। जैसे मान लीजिए बहू तो आ गई है, पर बहू गोरे की है या काले की। गाना नहीं सुना आपने, बहू काले की, एल्बम भी है, चेक करके देखना यूट्यूब पर, बहू काले की। ठीक है, तो बहू तो बन गई है, लेकिन काले की या गोरे की। सप्लाई तो बन गई है, लेकिन वो गुड्स की बनी है या फिर सर्विस की बनी है, वो यहां पर देखा जाता है। तो इसके अंदर कई सारी क्लैरिफिकेशंस आपकी आएंगी। तो जैसे गुड्स का अगर मूवमेंट हो रहा है और वो मूवमेंट परमानेंट ट्रांसफर है, ओनरशिप सामने वाले बंदे को जा रही है, फिर तो गुड्स की सप्लाई मानी जाती है। लेकिन अगर गुड्स का टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जाएगा और आ जाएगा, तो उसे सर्विस ऑफ सप्लाई के रूप में क्लासीफाई करके चलते हैं। तो इस प्रकार से और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी जिनके बारे में अच्छे से वार्तालाप किया जाएगा। उसके बाद में फिर अगले पॉइंट में बताएंगे सप्लाई के अंदर कि क्या क्या चीज़ सप्लाई नहीं है। तो यहाँ आता है आपका ये स्लोगन, न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले। एन का मतलब एंटिटी टू एंटिटी, ई का मतलब एम्प्लॉय, डब्ल्यू का मतलब जो कस्टम के वेयर हाउस होते हैं उससे संबंध है, एम का मतलब मॉर्चरी सर्विसेज, ए का मतलब एक्शनेबल क्लेम, जी का मतलब गवर्नमेंट, आई का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी और सी का मतलब है कोर्ट कचहरी, WG का मतलब आर्टिकल 243 WG ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लीकर वाले मतलब लीकर का लाइसेंस। तो ये वो घटनाएं होंगी यहाँ पर आकर कि जिनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। और जो सप्लाई नहीं बनेगा तो बताइए क्या उसके साथ अगला राउंड खेलेंगे? नहीं, उसको यहीं से कट मार दिया जाएगा, उसकी चर्चा आगे नहीं होगी। फिर सप्लाई चैप्टर के अगले फेज में बात करेंगे कि भाई कई बार हम देखते हैं कि बंडल ऑफ सप्लाई की जाती है, कई बार कई सारे गुड्स को मिलाकर बेचते हैं या गुड्स सर्विस को मिलाकर बेचते हैं। हम भी तो गुड्स और सर्विस का कॉम्बो आपको देते हैं। ये लेक्चर हमारे सर्विस होते हैं और जो पेन ड्राइव है या किताबें हैं वो गुड्स होती है। तो ऐसे बंडल को हमें ये देखना पड़ता है कि वो आर्टिफिशियल बंडल है या नेचुरल है। अगर बंडल नेचुरल है तो ट्रीटमेंट भी नेचुरल ही होगा कि उस बंडल के अंदर जौन सी वाली सप्लाई आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है उसके अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। लेकिन अगर आप बंडल आर्टिफिशियल बनाओगे, कुछ भी जोड़ दोगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो अगर ऐसे आर्टिफिशियल बंडल बनेंगे भाई साहब तो हमारा ट्रीटमेंट भी आर्टिफिशियल ही होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आएगा उसमें उस पूरे बंडल को क्लासीफाई कर देंगे, उस नाम से बुलाकर चलेंगे। तो इस प्रकार की बातें यहां देखेंगे कि भाई सप्लाई है नहीं है, नहीं है तो आउट और है तो आगे आ जाओ। है तो अब ये बताइए कि सप्लाई का नेचर क्या है, वो इंट्रा स्टेट है या फिर वो इंटर स्टेट है। अगर वो आपकी सप्लाई यहां पर मालिक इंट्रा स्टेट है तो CGST प्लस SGST ऑब्लिक UTGST लगा दिया जाएगा, और अगर इंटर स्टेट है तो फिर उस पर IGST की हम बात करेंगे। पहचान कैसे करते हैं इंट्रा और इंटर की? अगर बीच में कोई किसी प्रकार का बॉर्डर आ जाता है, वो बॉर्डर 2 स्टेट के बीच का हो सकता है, वो बॉर्डर 2 कंट्री के बीच का हो सकता है, वो बॉर्डर 2 यूटी के बीच का हो सकता है, वो बॉर्डर एक स्टेट और एक यूटी के बीच का हो सकता है। अगर कोई बॉर्डर आया तो सप्लाई इंटर स्टेट बन जाएगी, अदरवाइज उसे इंट्रा स्टेट ही कहा जाएगा। हाउएवर ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट हल्की फुल्की नॉलेज होनी आपको जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेबल पर्सन की। अब देखिए इसमें भी क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप यहां पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, IGST की बात करते हैं, लेकिन IGST को वहां पर हटा दिया जाता है। IGST की बात हम नहीं करते क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज हमारा एक प्रिंसिपल होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि गुड्स और सर्विसेज जहां पर कंज्यूम होते हैं, टैक्स कलेक्ट करने का राइट उस स्टेट या कंट्री के पास में होता है, ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जिस कंट्री को हमने एक्सपोर्ट किया है ना, तो उस पर टैक्स वो लगाएंगे, ना कि हम लगाएंगे। ये एक ग्लोबल प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल प्रिंसिपल है। तो यहां पर ये पिक्चर यहीं से आउट हो जाएगी, आगे उसकी बात हम नहीं करेंगे। दूसरा, गुड्स या सर्विस भी है।
और आपकी ये इंट्रा सप्लाई भी है, इंट्रा इंटर भी है, लेकिन ये सब काम होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन के हाथों से। अगर ये काम टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होता है तो मैं कह पाऊंगा जीएसटी लेवी हो गया है। अगर ये टैक्सेबल पर्सन के हाथों से नहीं होता है तो फिर यहां जीएसटी नहीं लगेगा, यहीं से पिक्चर से आप बाहर हो जाओगे, जीएसटी लगाया ही नहीं जा सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। वो व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है या हो रहा है या ले रहा है, यानी कि सिंपल जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन शादी की तरह होता है। तो टैक्सेबल पर्सन का मतलब हो गया शादीशुदा व्यक्ति, यानी कि सप्लाई जो है शादीशुदा व्यक्तियों के हाथों से की जाती है तो जीएसटी की बात होगी। अगर किसी कंवारे के हाथों से की जाती है तो इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सब्जी वाला आपके घर के आसपास आता है, आलू है, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, खीरा है, प्याज है, संतरा, मिठाई है, आवाज लगाता है, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? वो जो बेच रहा है वो गुड्स है, जो बेचने की एक्टिविटी कर रहा है वो सप्लाई भी है और इंट्रा स्टेट है, लेकिन वो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है, मतलब कि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी जाती है 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी। अगर व्यक्ति का कारोबार इससे ऊपर जा रहा है तभी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है, अदरवाइज नहीं आती है। ठीक है, ऐसे करके हमारी बात करी जाती है। एक एग्रीकल्चरिस्ट जो कि इंडिविजुअल या एचयूएफ फॉर्म के अंदर है उसको भी हम यहां से बाहर रख के चलते हैं। मतलब यहां पर यही सिखाया जाएगा कि कौन शादीशुदा है और कौन कंवारा है। कंवारा करेगा इस बात को तो जीएसटी नहीं होगा, शादीशुदा के हाथों से कर्म होगा तो निश्चित तौर पर उसे शुभ माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। शादी एक बार होती है इस जन्म में, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन भी एक ही बार होता है। हम जीते भी एक बार हैं, मरते भी एक बार हैं, रजिस्ट्रेशन भी एक ही बार होता है। सर शादी के बाद तलाक भी तो हो जाते हैं। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, यहाँ भी शादी के बाद में कैंसिलेशन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन हो सकता है, उसकी शर्तें तय कर रखी हैं। उसके बाद में फिर आता है आपका यहाँ पर एग्जम्पशन को लेकर कि ठीक है जीएसटी यहाँ तक आते आते लेवी हो जाता है, लेकिन लेवी होने के बावजूद भी आपके बाहर जाने के चांसेस होते हैं। लगभग 100 तरह की सर्विसेज हैं जिन पर आपका जीएसटी एग्जम्प्ट है और 150 तरह के ऐसे गुड्स हैं जिन पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। गुड्स की एग्जम्पशन सिलेबस का हिस्सा नहीं है और जो आपकी ये सर्विसेज की एग्जम्पशन है ये पूर्ण रूप से सिलेबस का हिस्सा है। ये जो 100 एग्जम्पशन है इनको मैंने 14 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, और आर का मतलब होता है रेंटिंग एटसेट्रा, और एस का मतलब सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब सोशल वर्क हो गया, एंड बीआईबी, बीआईबी का मतलब हो गया भाई साहब लाइक सर भवर बुराना सर नहीं, यहाँ वो बीबी सर है, ये बीआईबी है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया और बिजनेस रिलेटेड हो गया। ऐसे करके हमारी बात की जाती है। तो 14 कैटेगरी हैं और उन 14 कैटेगरी के ऊपर भी अगर आप थोड़ा समरी बनाना चाहो तो 2 थॉट यहाँ निकल के सामने आते हैं कि अगर कोई चीज़ नीड है, आप जानते हो कहावत है पुरानी कि जो बेसिकली ज़रूरतें होती हैं, जो नीड्स होती है वो एक फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन जो डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो एक राजा की भी अधूरी रह जाती हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा कि अगर कोई नीड है तो उस पर जीएसटी हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो डिज़ायर है तो उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो स्कूल में आप पढ़ने के लिए गए थे, कॉलेज भी जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज ये जो पढ़ाई है ये आपके लिए नीड है या इच्छा है कि भाई मेरा तो मन ही करता है, मेरा शौक है पढ़ने का। भाई तो शौक वो किसी का नहीं होता ना, सीधी बात है, सच्चाई पे रहो, ईमानदारी होनी चाहिए, शौक वो किसी का नहीं होता भाई, वो बेसिकली एक नीड है। तो नीड है तो भैया जीएसटी उस पर नहीं आएगा। लेकिन जो प्राइवेट कोचिंग होती है, जो आप हमसे पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी तरीके से आप क्लास लेते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, लाइव, व्हाटएवर, क्या ये एक नीड है? जी नहीं, बिना ट्यूशन के भी बच्चा पास हो सकता है और होते भी हैं। पर इतना फर्क आ जाता है कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी में 4 बार में एनालिसिस करके क्रक्स पर पहुंचेगा, टीचर से क्लास लेने पर वो शायद आप एक बार में उस लेवल तक पहुंच जाए, तो टीचर आपका समय बचाता है और सही मार्गदर्शन आपको देता है। इतना फायदा मिल जाता है, बट जरूरी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजायर्स हैं आपकी, तो ये ट्यूशन डिजायर है तो उसके ऊपर जीएसटी आपका लगाया जाता है। जब यहाँ तक आते आते तय हो जाएगा कि जीएसटी लगना है या नहीं लगना है, ये पहले 5 बॉक्स को, भाई इधर इधर, पहले 5 बॉक्स को मैं गेट के नाम से बुलाऊंगा, गेट 1 2 3 4 5। अब आगे कोई गेट नहीं है,
यहां तक बच गए तो बच गए, अगर नहीं बच पाए तो जीएसटी हर हाल में लग कर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो जीएसटी को लगने से अब रोक देगी। क्लाइंट को बचाना है तो 5 में से किसी एक गेट से बाहर निकाल ले जाना, और नहीं तो भैया जीएसटी भरना पड़ेगा। जब भरना पड़ेगा तो क्वेश्चन आता है कि कितना भरना पड़ेगा। कितना भरने के लिए कैसे कैसे निकालोगे, तो जीएसटी निकालने के लिए आपको वैल्यू ऑफ गुड्स चाहिए होती है और रेट ऑफ जीएसटी चाहिए होता है। रेट ऑफ जीएसटी क्या आएगा वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो एग्जाम में आपको बताया जाएगा। आपको सिर्फ वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जहां तक सवाल है वैल्यू का, तो जो लेन देन प्राइस होता है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, उसी को हम लोग असेसेबल वैल्यू के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर वैल्यू लिखी हुई है 100 रुपए की, इस पर जीएसटी आ जाता है 18 रुपए का, तो ये 118 बन जाता है। 118 क्या है, 118 को बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, और ये आ गया आपका जीएसटी। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है यही बनती है असेसेबल वैल्यू। सर ये अलग अलग नाम क्यों? असेसेबल वैल्यू प्रोफेशनल नेम है। असेस करना, डिटरमिन करना, कैलकुलेट करना, वो वैल्यू जिसके ऊपर की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, जिसके ओवर एंड अबव, उस वाली वैल्यू को बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। इसमें कुछ एक एडजस्टमेंट भी हमें करनी होती है। एडजस्टमेंट होती है ईडियट्स की। हैं सर जी, ईडियट्स क्या मतलब? ईडियट्स का मतलब है, ईडियट्स का मतलब है आई फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, डी फॉर डिस्काउंट हो गया, और अगला आई मतलब इंटरेस्ट हो गया, ओ मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर हो गया, और टी मतलब अदर टैक्सेस हो गए, और एस मतलब सब्सिडी। इन 5-6 पॉइंट के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और जो एडजस्टेड ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है फाइनली वो आपके असेसेबल वैल्यू में तब्दील होती है, और अकॉर्डिंगली उस पर हम जीएसटी की बात करके चलते हैं। यहीं पर आती है एक छोटे जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम आती है, हिंदी में बोलते हैं समाधान योजना, या समाधान योजना के नाम से उसको जाना जाता है। तो वो एक अलग तरीके से है, उसकी भी हम चर्चा करके चलेंगे, लेकिन यहाँ से आपको जीएसटी का अमाउंट निकल के आ जाएगा कि भैया आपके ऊपर जीएसटी अब लगना कितना है, उसकी बात यहाँ पर करा दी जाएगी। ठीक बात है? यस सर। जब जीएसटी ये तय हो जाएगा कि भाई कितना लगेगा, तो अगला नंबर आएगा कि भाई जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा, सप्लायर करेगा या रेसिपिएंट करेगा। तो कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज, 20-25 तरह की सर्विसेज और 7-8 तरह के गुड्स के ऊपर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है, और बाकी केसेस के अंदर जो करेगा सो भरेगा, जो सप्लायर है वही यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये सीखेंगे हम। उसके बाद में जब ये निकल आया कि कौन भरेगा, अब ये बता दो जीएसटी का पेमेंट कब भरा जाएगा। तो कब भरे जाने के लिए जरूरी होता है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई, हर किसी का एक डे होता है, जैसे फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, वैलेंटाइंस डे हो गया, योगा डे हो गया, ऐसे एक सप्लाई डे होता है। मैं अच्छे से जानता हूं कि भाई जब हम सप्लाई करते हैं तो सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई की वजह से ही तो जीएसटी लगता है ना। तो जौन से दिन सप्लाई होगी उसी दिन को हमें पकड़ना होगा, और जौन से दिन सप्लाई हुई है, जो सप्लाई डे है, उसके अगले महीने की 20 तारीख को हमें जीएसटी का पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो अब सप्लाई डे क्या होगा, यहाँ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। एग्रीमेंट भी बनता है, परचेज ऑर्डर बनता है, डिस्पैच की डेट अलग होगी, इनवॉइस की डेट अलग हो सकती है, पेमेंट की डेट अलग हो सकती है, पार्टी के द्वारा रिसीव होने की डेट अलग हो सकती है। दैट मे बी मल्टीपल डेट्स available in such kind of transactions. तो which date should be considered as supply day? तो उसी की चर्चा आपकी यहाँ की जाएगी, और जौन से दिन आपका सप्लाई डे निकलेगा या टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी का पेमेंट करना होता है। फिर उसके बाद में हमारे कुछ एक कंप्लायंसेस आ जाते हैं कि भैया इनवॉइस कैसे कैसे इश्यू होगा, और मैनर ऑफ पेमेंट यानी कि IMRR ITC, IMRR ITC। आई मतलब इनवॉइस, एम मतलब मैनर ऑफ पेमेंट, और आर का मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न, और आईटीसी की बात यहाँ पर करी जाती है। तो यही है आपका सिलेबस, और यही सब मैंने आपको रिवाइज यहाँ पे करवा के चलना है। तो पहले हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद में सप्लाई, फिर मेरे साथ बोलो बोलो मेरे, अब भाई साहब इधर से सीधे बैठ जाओ भाई, सीधे। अरे तुम्हारा मास्टर खड़ा है भाई, 2-4 साल तो उम्र ज्यादा ही होगी तुमसे, फिर भी खड़ा हुआ है मास्टर। सीधे बैठो। तुम बैठ भी नहीं सकते क्या? लेट जाते हो, हद हो गई यार। हाँ बैठो सीधे, वेरी गुड। ऐस हंस रहे हो, दांत निखा रहे हो, चुप। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, अब आपको डाउट आ रहा होगा सर जी हमारा तो कैमरा ऑन नहीं है। अरे तुम्हारा कैमरा भले ही ऑन ना हो, लेकिन इस प्रभु ने, राधे राधे ने एक दिव्य दृष्टि दे रखी है। मैं आपके फीलिंग्स को, आपके अंतरात्मा को समझ सकता हूँ कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब और कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइएगा। तो सबसे पहले गुड्स और सर्विस हो गया, उसके बाद सप्लाई, उसके बाद बोलो आगे क्या?
बोलो बोलो, मुझसे आगे बोलो भाई साहब, और तुम तेज बोलो कि मम्मी आके कहें कि बेटा हुआ क्या, क्यों चिल्ला रहा तू खामखा मेरा बात के, हुआ क्या तुझे ये। मैं ज़्यादा तेज नहीं बोलूंगा वरना स्टाफ बाहर से आ जाएगा कि भाई साहब ये दौरे वौरे पड़ रहे दिखे अंदर मुझे लगता है, तो इसलिए मैं तेज नहीं बोलूंगा। तो बोलो गुड्स सर्विसेज, उसके बाद सप्लाई, वेरी गुड, फिर ग्रेट इंट्रा इंटर, वेरी गुड, आगे करेक्ट टैक्सेबल पर्सन, फिर राइट एग्जाम्शन, फिर ग्रेट कंप्यूटेशन, फिर कंप्यूटेशन, अटको मत कंप्यूटेशन के बाद में वेरी गुड आरसीएम, आरसीएम के बाद टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद कंप्लायंसेस। तो जीएसटी यहां तक तय हो जाएगा कि भाई भरा जाना कि नहीं, अगर भरा जाना है तो कितना, कब और कितना, कौन और कब भरेगा, और कंप्लायंस, बात खत्म। इतनी सी बात है बस मालिक। चलें आगे। यस सर, मेरा पड़ोसी आ गया। हाँ तेरा तो जरूर, तेरे पड़ोसी तो तुझे तो सुनते हैं कि तेरा पड़ोसी आ गया है। अब आइए जरा मैं आपको लिए चलता हूँ साहिब अपनी कॉम्पैक्ट बुक की तरफ। तो आप मुझे बताओ पहले, रैंक ला के दोगे कि नहीं दोगे? अगर रैंक ला के दोगे, वादा करते तो ठीक है, वरना भाई साहब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए 1 घंटा। लिख के बताओ रैंक ला के दोगे कि नहीं। आपकी कस्टम की बुक कैसे मिलेगी? मैंने बताया था फाइनल की, सीए फाइनल की कस्टम की बुक, संदीप का नंबर दिया था 807627, मैसेज छोड़ दो एक, आपको कॉल कर लेंगे वो, वेबसाइट पे नंबर भी दे रखे हैं। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे आ रहा है भाई साहब आपका, सर गजब ला के देंगे, वेरी गुड, यही जोश आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अब यह है आपका, आराम से तसल्ली से देखना, डायग्राम में आने के लिए आपका पहला चैप्टर आएगा गुड्स और सर्विसेज का, लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी बातें हैं, यानी कि डायग्राम का डिस्कशन आपका यहां से आएगा। उससे पहले मैंने क्या कराना है, ये चैप्टर पूरा पढ़ाना है आपको, उसके बाद तमाम प्रकार की डेफिनेशंस पढ़ानी है और चार्जेबिलिटी पढ़ानी है। वहां से आपका ये गेट सिस्टम उसके बाद में शुरू होगा। ये आपका गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2 आ जाएगा जी साहब आपका, ये आ जाएगा आपका गेट नंबर 2 करके, ये आपका 4 नंबर का आएगा, 3 तो सिलेबस में नहीं है, 4 5 ऐसे करके आपके गेट सिस्टम यहां से शुरू होगा। तो बिल्कुल क्लियर है पिक्चर, नक्शा क्लियर है या नहीं है बताइए पहले। नक्शा क्लियर है कि क्या क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे करने वाले हैं, किस पैटर्न पे करने वाले हैं, राइट? यस यस सर। और यह है आपका पहला चैप्टर जहां पर पूछा गया है कि टैक्स सरकार लगाती ही क्यों, क्या मामला है ये। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि हम अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पिताजी चलाते हैं परिवार आपकी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए, है ना। ऐसे ही अगर देश को एक परिवार मान लिया जाए तो इसे सरकार चलाती है, इसके मुखिया सरकार है। पिताजी का तो बिजनेस है या जॉब है, वहाँ से पैसा आता है। सरकार का कौन सा बिजनेस है, वहाँ पर पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार इनसे कहती है, जो भाई जो कमा रहे हैं, हमारे आपके पिताजी या हम आप कमा रहे हैं, इनसे कहती है कि भाई थोड़ा सा पैसा आप हमें भी दीजिए। 10,000 रुपये हैं आपके पास में, तो मोटा मोटी 8,000 आप अपने परिवार पे खर्च कर लीजिए, अपनी निजी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दीजिए, और 2,000 रुपये आप हमें दे दीजिए, जिससे हम आपकी कॉमन नीड्स को पूरा करेंगे। अब सड़क तो भाई सबके लिए ज़रूरत है ना, तो इसलिए सड़क हो गई, पुल हो गए, सरकारी शिक्षा हो गई, अस्पताल हो गए, जो बेसिकली कॉमन नीड्स है हम सब की, ना कि किसी की पर्सनल नीड है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार हमसे पैसा लेती है टैक्स के रूप में। वही लिखा है यहाँ पर आकर, गवर्नमेंट नीड्स फंड्स टू फुलफिल इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री। इवन मैं कहूँगा कॉमन नीड्स ऑफ द कंट्री टू फुलफिल सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, दैट्स वाई गवर्नमेंट इंपोज करती है यहां पर आकर टैक्सेस। बिल्कुल ठीक है। टैक्स क्या होता है रे? टैक्स क्या होता है? एक कंपलसरी चार्ज, मैंडेटरी नहीं है। मतलब आई मीन टू से लाइक, ये आपका ऐसा नहीं कि भाई वॉलंटरली हो, कि भाई चंदा नहीं है मांग रही सरकार यहाँ पे कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ऐसे नहीं करे कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ऐसे कुछ नहीं मांग रहा कोई, करे देना पड़ेगा भाई, वरना सलाखों के पीछे डाल देंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो कंपलसरी एक्सटॉर्शन मतलब होता है जबरन वसूली करना। तो सर ये तो हफ्ता वसूली हो गया, कोई बात नहीं। हफ्ता वसूली को जब हम लीगलाइज कर देते हैं, किसी एक्ट के अंदर लिख देते हैं, तो वही चीज़ आपकी टैक्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। टैक्स 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है सर जी। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भेद कैसे जाना जाए। और वैक्सीन आपके लगी थी, यहाँ लगी, लगवा ली आपने, लगवाई? हाँ लगवा ली सर हमने तो, ठीक है। वैक्सीन आपके लगी थी, दर्द किसको हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, आप ही को हुआ था। लेकिन जब एक छोटे बच्चे को वैक्सीन लगती है, माँ गोद में लेकर जाती है, बच्चों की आई नहीं बट आ जाएगी तो लगेगी, या छोटे बच्चे को वैक्सीन लगेगी तो बच्चा एक साथ दर्द से चिल्ला उठेगा। लेकिन इतना दर्द शायद बच्चे को नहीं होगा, बल्कि बच्चे की माँ को होगा। तो जब इंजेक्शन लगता है किसी और को और दर्द किसी और को होता है तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसको लगा दर्द उसी के हुआ तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब यह है कि जिसके ऊपर टैक्स इंपोज हुआ उसका बर्डन, उसे झेला भी उसी ने, तो डायरेक्ट है। और बर्डन पड़ा, लाइक इंपोज किया गया जीएसटी मेरे ऊपर, सरकार ने कहा तुम काम धंधा कर रहे हो, तुम्हें जीएसटी भरना है, लेकिन उसका लोड आपके ऊपर पड़ता है। सरकार ने मुझे राइट दिया है कि उतना पैसा जितना सरकार को मुझसे लेना है मैं आपसे ले सकूं, लोड तो आप ही की जेब पर पड़ता है। 10,000 रुपए की आप मेरी फीस थी, 1,800 रुपए का मैंने इसमें से आपसे जीएसटी ले लिया, तो कुल मिलाकर बात ये निकल के आई सामने कि भाई साहब ये मेरे पास में आता है 11,800 रुपए, यहां पर मालिक आ जाते हैं, ठीक है। अब मेरी फीस कितनी है, मेरा पैसा कितना, मेरी टर्नओवर कितनी, मेरा से सर मेरा तो ये है, ये तो सरकारी पैसा है सर, सरकार ने मुझे राइट दिया था कि आगे से लेके सरकार को पकड़ा दूं, तो इसमें से सबसे पहले मैं 1,800 रुपये सरकार को जीएसटी भर देता हूं, 10,000 रुपये मेरी पॉकेट में रह जाते हैं, इसमें से मान लीजिए 4,000 का मेरा खर्चा पड़ जाता है, एक्सपेंस हो जाते हैं, 6,000 ये बच जाता है यहाँ पर आकर। अब 6,000 रुपये के ऊपर सरकार कहती है कि भाई जो पुल बनवा रहे थे ना तो उसमें कुछ पैसे की कमी पड़ गई, थोड़े से पैसे और चाहिए। अब थोड़े पैसे और चीज़, मैंने कहा कितने चाहिए, करे 1,500 रुपये और दो। मैंने कहा भाई साहब मैं स्टूडेंट से ले लूँ, अगर मैं आपसे बैच खत्म होने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर पैसे मांगूंगा कि भैया सरकार कुछ और टैक्स मांग रही, दे दो, क्या तुम दोगे? नहीं दोगे। सरकार बोली भैया इसी में से दे, लोड इस बार तेरी जेब पर ही पड़ेगा। मान लीजिए 1,500 रुपये का इसमें से सरकार ने मुझसे इनकम टैक्स ले लिया, तो फाइनली मेरे पास बचता क्या है? झंडू बाम, कुछ नहीं बचा मेरे पास में। आपको दिखता हो भाई साहब 11,800, लेकिन बच क्या रहा है? 4,500 रुपये। ये है तो ये विडंबना है। आपको लगता है भाई साहब मोटा काट रहे हो, मोटा, अरे मोटा कहीं नहीं काट रहे भाई, पतला ही कट रहा है। ये रहा 45 रुपए मिलते हैं इतनी बड़ी फीस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपका अच्छे से यहां पर लिखा हुआ है, इट कैन बी क्लासिफाइड। ये जो किताब है ना, ये लिटरली मेरे हाथ से लिखी हुई है, यस, हाथ से लिखकर एक एक शब्द फिर टाइप कराया है, टाइप सेट कराया है, देन आपको दी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने जो लॉ बना हुआ था उसी को कट शॉर्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जहां पर बर्डन उसी पे पड़ता है जिस पे इंपोज हुआ है तो डायरेक्ट, अदरवाइज आपका इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोल दिया जाता है, ठीक सर जी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है फीचर्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। तो पहली बात तो ये कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सरकार के लिए। इंपॉर्टेंट सोर्स भला कैसे हो जाता है, उसके लिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं मालिक। इंपॉर्टेंट सोर्स ऐसे हुआ क्योंकि लगभग 12 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट टैक्स से आता है, और उतना ही 12 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जीएसटी से आता है। तो मतलब आप समझ जाइए कि क्या सीन चल रहा है। न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ते होंगे आप, सरकार हर महीने 1 लाख रुपए से ऊपर का जीएसटी वसूल कर रही है, यस। गुड्स और सर्विस के ऊपर लगाया जाता है, और इसका जो बर्डन होता है वो दूसरे पर्सन पर शिफ्ट होता है क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और अल्टीमेटली इसका जो लोड होता है वो एंड यूजर पे पड़ता है। बाबू मेरे 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक होती है B2B ट्रांजैक्शन। अब पता है मैं अपने मन की बात बताऊं, मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं आपको लॉ पढ़ाते पढ़ाते सीधे जीएसटी पोर्टल पे ले चलूं, कि वहां जाके दिखाऊं कि बेटा देख ये ऐसे होता है। B2B की बात आई, अब B2B लिखा होता है कि मैं तुझे दिखाऊं कि देख इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे होता है, प्रैक्टिकली सारी चीजों को दिखाऊं। अभी मेरा लाइव बैच चल रहा है भाई साहब, पूरा कतई जहर मजा आ रहा है, कतई जहर मजा, क्योंकि बात यहां से चलती है, फिर पोर्टल पे पहुंच जाते हैं, और कुछ दिनों बाद मैं कमिश्नर को भी क्लास में लेकर आने वाला हूं। कमिश्नर साहब बताएंगे कि भाई काम कैसे होता है उनके डिपार्टमेंट के अंदर, सारी कार्यशैली बताएंगे। संडे का टेस्ट भी मैंने लॉन्च कर दिया, एवरी संडे टेस्ट होता है बच्चों का। क्लास चले हुए अभी जल्द दिन नहीं हुए, 23 सितंबर से क्लास चली थी, 2 संडे पड़े थे, 2 टेस्ट हो चुके हैं, और 1 टेस्ट अब परसों यानी कि संडे को तीसरा टेस्ट उनका होने वाला है। और बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग सभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और मजा आ रहा है पूरा का पूरा। तो यहां पर
ये आपका ऐसे करके आ जाता है। तो B2B होती है और एक ट्रांजैक्शन आपकी B2C होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? B2B का मतलब हो गया कि जब सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड होता है तो वो अपना ITC भी क्लेम कर पाता है। ऐसी अवस्था में क्या सरकार को वास्तव में कोई रेवेन्यू मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता सर, बिल्कुल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सब सर्विसेज दे रहा हूं या सप्लाई दे रहा हूं, तो मेरे ऊपर जो GST बना वो मैंने सरकार को दे दिया, लेकिन सामने वाले ने उसे क्रेडिट के रूप में क्लेम कर लिया। अब उसकी खुद की जो लायबिलिटी बनेगी उसमें से उतना पैसा कम पे करेगा जितना कि ITC वो ऑलरेडी ले चुका है। एम आई राइट? तो इसमें सरकार को वास्तव में कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जो B2C ट्रांजैक्शन होती है, जहां पर सामने वाला व्यक्ति अनरजिस्टर्ड होता है, यानी कि वो अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट नहीं ले पाता है, यानी कि जो पैसा मैंने दिया वो क्रेडिट के रूप में आगे नहीं गया, वो रुक गया, थम गया, वो वास्तव में सरकार का रेवेन्यू बनता है। एक बात बताओ, मान लीजिए यहां पर एक मैन्युफैक्चरर है, यहां होलसेलर है, एक और होलसेलर है, या रिटेलर है, एक और रिटेलर है, उसके बाद फिर यहां पर एंड यूजर बैठा हुआ है। पहली ट्रांजैक्शन B2B और लास्ट वाली ट्रांजैक्शन होती है B2C। सरकार को इस पूरी चेन के अंदर वास्तव में रेवेन्यू कहां मिला? सर वास्तव में रेवेन्यू यहां मिला, क्योंकि यहां जितना पे होगा क्रेडिट मिलेगा, पे होगा क्रेडिट मिलेगा, पे होगा क्रेडिट मिलेगा, पे होगा क्रेडिट मिलेगा, और यहां पर अब सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली सरकार को पैसा यहां पर मिला। मन में प्रश्न आता है कि सर जब यहां पर पैसा मिला ही नहीं तो फिर ड्रामा काय बात का, क्यों ले रही है? सीधा सीधा यहीं आके लेना, लास्ट पॉइंट पर आकर। तो बाबू ऐसा है, पानी चलता तो यहां से है, अगर मान लीजिए पाइप को अच्छे से नहीं रखा गया तो पानी यहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे लोग। अगर इस पूरी चेन पे कंट्रोल ना किया गया तो अगर 100 यूनिट चलिए तो यहां तक पहुंचेंगे 2 यूनिट और सरकार अपना रेवेन्यू लूज कर देगी। इसलिए इस पाइपलाइन को पूरा सरकार टाइट रख के चलती है कि जितना तू भरेगा उतना सामने वाला ले रहा है कि नहीं रहा। दोनों को मैच करती है कि ITC और आउटपुट GST लायबिलिटी बराबर है कि नहीं है, कहीं कोई लीकेज नहीं हो सकती, ताकि पूरा पानी अंततः यहां तक पहुंचे व्हाइट के अंदर और सरकार को जो भी है, जितना भी रियल कंजम्पशन कंज्यूमर कर रहा है उस पर GST मिले। तो अल्टीमेटली लोड किस पे पड़ता है? GST का अल्टीमेटली लोड इसी व्यक्ति के ऊपर यहां पर पड़ जाता है। तो इसमें एंड यूजर की हम बात करके चलते हैं, लेकिन एंड यूजर को डायरेक्टली पिंच नहीं होता। आपको क्लास बोल दी भैया मेरी क्लास 11,800 रुपए की है, तो आपके दिमाग में फीलिंग आएगी भाई ठीक है 11,800 की इनकी क्लास है, बात खत्म। आप ये सोचोगे भी नहीं कि इसमें GST कंपोनेंट भी शामिल है। आप मारुति स्विफ्ट कार लेकर आते हो 8 लाख रुपए की, तो आपके दिमाग ने आपको बता रखा है कि इसकी वैल्यू 8 लाख है, लेकिन आपको अगर यह बताया जाए कि 6 लाख की कार है और 2 लाख की इसमें GST लगा हुआ है, तो 6 लाख का भाई अलग दे, 2 लाख का GST अलग भर, तो वहां आपके दिमाग में दिक्कत आती है ना? तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपसे माचिस भी आपके घर में आ रही है, उस पर भी GST पे होके आ रहा है। रसोई के लिए चाकू खरीद के आ रहा है, उस पर भी GST लग के आ रहा है और उसका लोड आपके ऊपर पड़ रहा है, पर आपको पता नहीं चलता है। लेकिन इनकम टैक्स का लोड डायरेक्टली मेरे जेब पे पड़ता है तो मुझे पता लग जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब उदासीन है, समभाव वाला। समभाव है, खुशी हो या गम हो, उछलता नहीं है ज्यादा। समंदर की भांति है कि पानी कम हो जाए तब भी वैसा ही रहेगा, बढ़ जाए तब भी वैसा ही रहेगा। छोटी नदी जो होती है, पानी थोड़ा बढ़ गया तो उफान मारेगी, घट गया तो सूख के मर जाएगी, हाय हाय मर गए। आप भी अपने दिमाग को समंदर बनाइए, समंदर। जो दिमाग के अंदर ये फ्लक्चुएशंस होती है ना, ये अप एंड डाउन्स, इन पर जरा कंट्रोल करना सीखो। खुशी हो तो बौखलाया मत करो, और कोई छोड़ के चला जाए तो हाय कुछ नहीं वैसा जीवन में मैं ये मत किया करो। अरे भगवान ने ये समय का पहिया भाई साहब, घड़ी की तरफ देखा करो, समय कितना तेजी से बदलता है। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो अब नहीं, जो इस पल में है वो अगले पल में नहीं। चीजें बदलती, फ्लक्चुएट होती हैं। ये समय भी निकल जाएगा। जब खुश हो तो ये सोचना कि ये समय परमानेंट नहीं है, ये भी निकल जाएगा। जब दुखी हो तब भी यही सोचना कि ये समय परमानेंट नहीं है, निकल जाएगा। इसलिए समभाव में रहना सीखो। ये रिग्रेसिव यानी समभाव में ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए माचिस है, उसके ऊपर चाहे अंबानी का बेटा खरीदे चाहे कोई गरीब का बेटा खरीदे, दोनों के लिए वो GST का रेट सेम रहता है, दोनों पर GST का रेट बराबर रहता है, समभाव में रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया इनकम टैक्स की, तो वो देखता है कि किसकी कैपेबिलिटी क्या है देने की। गरीब आदमी को बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं देना है, थोड़ा ज्यादा कमा रहा है थोड़ा 10% दे, और कमा रहा 20 दे, मतलब व्यक्ति की पॉकेट पे देख लेता कि कैसा मोटा आदमी है कि पतला आदमी है, उसके हिसाब से लेता। प्रोग्रेसिव नेचर का है और ये रिग्रेसिव नेचर का है, ठीक है। तो गरीब से बिल्कुल नहीं इनकम टैक्स, और अमीर से भाई साहब सरचार्ज और पता नहीं क्या क्या लगा के ठोक देते हैं। आगे बात आती है यहां पर प्री और पोस्ट की।
मैं तो मर गया। हाँ प्रीत वालिया, अच्छा सब चली गई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे। ओल्ड वीडियो है क्या या फिर से? इसके ना ये तू कौन सी दुनिया में जीता अभिषेक, पहले बता, निकम्मे कहीं के। तू ये बता, तो जो ओल्ड वीडियो दिख रहा है ये लाइव नहीं चल रही? हाँ ये कह रहा ओल्ड वीडियो चल रहा है क्या, ये खुद निकाल के दिखाऊं तुझे यहाँ पे लाइव? हद हो गई, कमाल कर देता भाई। आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ओल्ड वीडियो नहीं है। आज तारीख कितनी है? नवरात्रा है आज दूसरा और तारीख है गई आज कितनी, 8 है, कितनी हम तो तारीख भी भूल गए आजकल। 8 अक्टूबर की आज तारीख है और समय हो रखा है भाई साहब 3:45 बज रहे हैं इस समय। ठीक है ओके सर जी, अब तो खुश है। सर आई एम ज्योति, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूं ज्योति। आगे चलिए। प्री और पोस्ट जीएसटी क्या सीन निकल के आया करता था? प्री और पोस्ट जीएसटी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4 बातें प्रमुख तौर से आती हैं। पुराने के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट आया करता था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करते थे। डबल टैक्सेशन हुआ करता था। डबल टैक्सेशन जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर, अब जो रेस्टोरेंट की सर्विस होती है उसे वो चीज़ गुड्स भी मान लेते हैं और सर्विस भी मान लेते हैं, जबकि एक चीज एक समय में एक ही हो सकता है। जैसे इस जन्म में मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री है, दोनों तो नहीं हो सकते ना। अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस जन्म में एक समय में एक ही चीज हो सकती है। ऐसे या तो कोई ये गुड्स होगा या सर्विस होगी, जस्ट लाइक मेल या फीमेल, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर क्या मानते थे कि रेस्टोरेंट सर्विस को मेल भी मानते थे। अब जो वैट वाले हैं, जो वैट लगता था गुड्स के ऊपर, उसके लिए इसको मेल मानते थे और सर्विस टैक्स लगाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फीमेल मानती थी। एक ही समय में ये मानते थे, जिसके चक्कर में दोहरी मार पड़ रही थी भाई साहब। तो ये समस्या यहां पर पैदा हो रही थी, जो कि जीएसटी के अंदर लगभग खत्म हो गई। कास्केडिंग और डबल टैक्सेशन जीएसटी में खत्म हो गए हैं 99.99%। ऐसा क्यों? 100 क्यों नहीं है? अभी भी कुछ 1-2 रह गए हैं। डेटॉल भी कौन से पूरे कीटाणु मार पाता है, कोलगेट भी कौन सा 100% कीटाणु मार पाता है, वो भी 99.99% ही मार पाते हैं। तो भैया ये तो जीएसटी है, इतना बड़ा रिफॉर्म है, तो एक साथ चीजों को खत्म कैसे कर देगा? और क्या था? मल्टीपल प्रोसीजर हुआ करते थे, अलग अलग रजिस्ट्रेशन थे और अलग अलग सबके भाई साहब वो हिसाब किताब चलता था। बुक्स ऑफ अकाउंट अलग, बिलिंग अलग, इनवॉइस अलग, ये अलग, वैट का अलग, सर्विस टैक्स का अलग, एक्साइज का अलग, समस्याएं थी। अब सभी को कंसोलिडेट कर दिया गया है, अब इकट्ठे रहते हैं। आप अपने मन के अंदर ऐसे मान के चलें जैसे कि पहले एक झोपड़पट्टी पड़ी हुई थी अलग अलग, कभी किसी में से पानी टपक रहा है, किसी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब सभी झोपड़पट्टी को हटाकर उसमें रहने वाले व्यक्तियों को एक आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाकर दिया गया है आज के आधुनिक जमाने का, उसमें अब वो रहते हैं। दूसरी एक और बात बताऊं, एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, 4 बहुएं घर में हैं। अगर उन चारों बच्चों को बंटवारा कर दिया जाए तो घर में 4 चूल्हे चलेंगे, काम भी 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो अब एक बहू खाना बना रही होगी, दूसरे बर्तन साफ कर रही होगी, तीसरे झाड़ू लगा रही होगी, चौथा कोई और काम कर रही होगी। इससे आपके टाइम भी बचता है और रिसोर्सेज भी कम आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वही यहां पर किया गया। पहले रिसोर्सेज भी बिखरे पड़े थे, सबके चूल्हे चौके अलग अलग थे, अलग अलग एक्ट थे, अलग अलग प्रोसीजर थे, सबकी माया अलग अलग थी, जिसके चक्कर में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, झगड़ा भी चलता था। वैट वाले कहते थे ये गुड्स है, कोई कहता था ये सर्विस है, सब अपनी मनमानी कर रहे थे। अब सभी को कंसोलिडेट कर दिया गया, आन में लो सजना, और एक धागे में बांधकर सबका जन्म दिया गया जीएसटी। यस, जीएसटी। तो पहले बड़ी समस्याएं थी, फिर 1 जुलाई 2017 यानी कि 30 जून 2017 एंड 1 जुलाई 2017 की जो रात थी, मध्य रात्रि थी, उस समय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पुराने टैक्सेस को हटाकर उनकी जगह पर स्तंभ के रूप में आ गया आपका जीएसटी, इतनी सारी खूबियों को लेकर। और जीएसटी के आने से क्या प्रमुख बदलाव हुए? पहले जिस ट्रांजैक्शन को हम इंटरनेशनल बोलते थे, उस ट्रांजैक्शन को आज इंटरस्टेट के नाम से जाना जाएगा। यानी कि जीएसटी में अगर मैं इंटरस्टेट बोलता हूं तो उसमें इंटरस्टेट तो है ही है, साथ में इंटरनेशनल को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। दूसरी बात, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर। अब सभी को एक नाम से बुलाएंगे, सप्लायर, सप्लायर, सप्लायर। मैं भी सप्लायर हूं, सर्विस दे रहा हूं। गुड्स वाला शोरूम वाला वो भी सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर वो भी सप्लायर, सब सप्लायर, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, वैसा सब यहां पर सप्लायर बोल दिए गए। और सामने वाले को बायर नहीं बोलेंगे, सामने वाले को ऑलवेज रेसिपिएंट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि गुड्स के केस में पहले सामने वाले को बायर बोलते थे, सर्विस के केस में रेसिपिएंट बोलते थे, लेकिन अब ऑल द सिचुएशंस में रेसिपिएंट का नाम दिया जाएगा। ये चेंजेस आपके यहां पर करे गए थे। अब बात आती है कि ठीक है भाई, जीएसटी क्या है ये तो बताओ। आपने जीएसटी को जस्टिफाई तो कर दिया कि ठीक है जीएसटी आया क्यों, क्योंकि पुराने में कमियां थी, नए में अच्छाइयां हैं। लेकिन अब ये बताइए आगे चल के कि जीएसटी है क्या चीज, क्या बवाल है ये।
तो मैं आपको बताऊं कि जीएसटी भाई साहब आप ये तो जानते ही हैं कि लाइक गुड्स या सर्विस पे लगने वाला एक टैक्स होता है, यानी कि जीएसटी के लगने के लिए एक गुड्स या सर्विस का होना अति आवश्यक है। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि दूल्हा तो यही है, रॉ मटेरियल तो यही है। अब इसके आ जाने मात्र से क्या जीएसटी लग जाएगा? नहीं। इस गुड्स या सर्विस के अंदर एक हलचल होनी चाहिए, एक हरकत होनी चाहिए, एक जलजला होना चाहिए। भाई साहब कुछ तो होना ही चाहिए। तो यहां पर आकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे ही नाम इन्होंने दे दिया सप्लाई का। तो गुड्स या सर्विस की सप्लाई जब की जाएगी तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन ठहरिए, इधर आओ। जो सप्लाई बनेगी भाई साहब, या तो वो इंट्रा बनेगी या इंटर बनेगी। इंट्रा कब बनेगी? जब सप्लाई के ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में कोई किसी प्रकार का, इधर सीधे रहा, तुम्हें बार बार बेड पे पड़े हुए हो, तुम्हें और कुर्सी पे, बेड पे, सोफे पे पड़े पड़े तुम्हें खुद पता नहीं चलता कि तुम बैठे बैठे कब लेट गए। नहीं, मोबाइल कब तुम्हारे स्टमक पे आ गया या लैपटॉप कब तुम्हारे स्टमक पे आ गया तुम्हें खुद पता नहीं चलता है। सोचो कितने बड़े आलसी हो रहे हो तुम। तामसी भोजन मत किया करो। जिस भोजन में से दुर्गंध आती है उसे तामसिक भोजन बोलते हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और कई सारे पेय पदार्थ भी होते हैं जिनमें से बदबू आती है। तो ऐसी चीजों से दूर रहा करो, ठीक है। तो दिमाग में अगर अच्छा खाना खाओगे, जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अच्छा खाइए, अच्छे थॉट दिमाग में आएंगे। जय माता दी, ठीक है। अच्छा सर जी, तो यहां पर आकर दो प्रकार की हो गई, इंट्रा और इंटर। बॉर्डर बीच में ना आए तो इंट्रा, बॉर्डर बीच में आ गया तो उसे इंटर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इंट्रा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लगाया जाएगा। इंटर स्टेट है तो फिर उसमें आईजीएसटी अपना लगा दिया जाता है। आईजीएसटी एक धोखा है, एक हवा है। मतलब कैसे सर जी? देखो मेरी बात समझना। यहां पर आकर अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन यूपी टू यूपी अगर की जाती है तो यहां पर आ गई आपकी वैल्यू 100 रुपए की। इसके ऊपर लग जाएगा आपका सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी यहां पे लगवा दिया जाता है। यह आ गया भाई साहब आपका 180 रुपए, 90 रुपए का, 90 रुपए का आपका ये आ जाएगा और 90 रुपए का आपका ये आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? मेरी बात समझना। जब भी जीएसटी लगेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारतः, जब जब जीएसटी लगेगा वो आधा आधा बटेगा, कद्दू कटेगा बराबर बटेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लोकल अथॉरिटी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? सुनिए। क्योंकि जब ये जीएसटी आया था तो इस जीएसटी के हवन कुंड में किस किसने अपने अपने हिस्से की आहुति डाली थी? स्टेट गवर्नमेंट ने अपने वैट की आहुति डाल दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सर्विस टैक्स की आहुति डाल दी थी, अपने एक्साइज की आहुति डाल दी थी। इस आहुति में, हवन कुंड के अंदर लोकल अथॉरिटी ने किसी भी टैक्स की आहुति नहीं डाली। इसलिए अब इस आहुति में से जो कुछ निकलेगा, हवन कुंड से जो कुछ निकलेगा, उसमें से लोकल अथॉरिटी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो तो अलग है। और चूंकि सबने अपने अपने स्टेट्स ने छोड़े, सेंट्रल ने छोड़े, अब जो भी इसमें से कलश निकलेगा अमृत का, उसे आधा आधा दोनों पीकर चलेंगे। तो जीएसटी के दो रूप हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन यूपी टू हरियाणा यहां पर की जाती है तो ऐसे वाले मामले के अंदर आप बोलते हैं कि साहब वैल्यू अगर 100 रुपए की है तो इस पर आईजीएसटी लग जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं आईजीएसटी कोई टैक्स है ही नहीं, इस पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाया जाएगा, 18 रुपए का और 18 रुपए का। लेकिन ये वाला एसजीएसटी कौन से स्टेट का होगा? सर हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हरियाणा का होगा, यानी कि ये हरियाणा जीएसटी यहां पर रखवाया जाएगा। ठीक बात है। अब एक बात बताइए, यहां पर आकर यूपी वाला बंदा हरियाणा को अगर सप्लाई कर रहा है तो इस सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, यूपी में दुकान लेके बैठा है तो यूपी के अंदर ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अब यूपी में रजिस्टर्ड जो व्यक्ति है, क्या वो हरियाणा सरकार को टैक्स जमा कर सकता है? नहीं। और अगर करेगा तो हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। कल को अगर इसी बंदे ने मान लो वेस्ट बंगाल की सप्लाई कर दी तो वेस्ट बंगाल में पहले रजिस्ट्रेशन लेगा, फिर जाके कुछ बात बन पाएगी, तो इससे दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, ये संभव नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि भैया हरियाणा तक इस शेयर को कैसे पहुंचाया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, आप एक लिफाफा लीजिए और लिफाफा एक पैकेट लीजिए और पैकेट के अंदर उस सीजीएसटी को डालो, हमने कहा ये डाल दिया, और अपने इस हरियाणा के जीएसटी को डालो, हमने कहा डाल दिया, और ये लिफाफा पैक करके इसके ऊपर लिख देना आईजीएसटी, बंधा हुआ जीएसटी, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ा देना। हम ये बंधा हुआ इंटीग्रेटेड जीएसटी सरकार को पकड़ा देंगे। सरकार इस पैकेट को खोलती है, कब खोलेगी? अगर ट्रांजैक्शन B2C हुई है तो, एम आई राइट? अगर ट्रांजैक्शन B2B हुई है तो सरकार को जाएगा और सामने वाला क्रेडिट बुक कर लेगा, फिर कुछ ना बटेगा। कद्दू वास्तव में पहुंचा नहीं तो बटेगा क्या? जब B2C ट्रांजैक्शन होती है और आईजीएसटी लगा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैकेट को खोलेगी। इस पैकेट को खोलने के बाद इसमें सीजीएसटी जो आया है वो सीजीएसटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, और इसमें जो एसजीएसटी था वो हरियाणा स्टेट फंड को, जो भी इनका बना हुआ है, उसको ट्रांसफर कर देंगे, और लिफाफा, इस लिफाफे को उड़ा दिया जाएगा हवा में। ये कुछ भी नहीं है। आईजीएसटी इज नथिंग बट एन एनवेलप। इसके अंदर जो मसाला भरा हुआ है वो होता है टैक्स। तो असल में दो ही टैक्स हैं, आईजीएसटी तो सिर्फ एक लिफाफे के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी।
उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट कॉन्सेप्ट को लेकर। ये क्या मामला है क्रेडिट के कॉन्सेप्ट का, आइए मेरे बच्चा बात करते हैं। आप कहो तो मैं जल ग्रहण कर लूं? हाँ सर जी कर लो। तो यस जी, सी अभिषेक की तरफ से राधे राधे। मैंने अभिषेक को बोला था निकम्मा, ये प्यार का शब्द है निकम्मा, ठीक है। वो कह रहा मैं सी हूँ सर जी। अरे मेरे बच्चा तू मेरे हृदय का टुकड़ा है, तभी तो कह रहा हूँ तुझसे मैं। अपनों से तो कोई कुछ कह सकता है बता है? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा, मेरे निकम्मे सुन आ गया तू क्या हो रहा है। निकम्मा, आवारा, ये सब प्यार के शब्द होते हैं भाई। आगे चलो जरा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट की हम बात करके चलते हैं। और यहां पर सुनिए, एक होती है आपकी आउटवर्ड सप्लाई, एक होती है आपकी इनवर्ड सप्लाई। ये क्या है? जो जारिया है और ये वो है जो आर्या है। ये सेल है, ये परचेज है, मोटी बात ये है, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई से जन्म होता है आउटपुट टैक्स का, और इनपुट टैक्स से इनवर्ड सप्लाई से इनपुट टैक्स का जन्म होता है। मुझे बताइए, अगर इनवर्ड सप्लाई आरसीएम में आ रही है तो उसके ऊपर टैक्स इस बंदे को भरना पड़ता है? यस सर। तो क्या तब भी इस पर जन्मे टैक्स को इनपुट टैक्स बोलेंगे? यस। मान के चलिए ये आपका केले का पेड़ है, तो केले के पेड़ पर केला ही आएगा, और ये आम का पेड़ है तो आम के पेड़ पर आम ही आएगा। आम के पेड़ पर कभी केला नहीं आ सकता। इनवर्ड सप्लाई कभी भी इनपुट टैक्स नहीं, इनवर्ड सप्लाई कभी भी आउटपुट टैक्स को जन्म नहीं दे सकती, भले ही वो रिवर्स चार्ज में हो या नॉर्मल चार्ज के अंदर आ रहा हो, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जी सर। तो यहां पर ये आपका आ जाता है ऐसे करके। अब जो आपके पास में जीएसटी लग के आएगा वो आईटीसी बनेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा। अब इनपुट टैक्स कितने तरह का हो सकता है? जितने तरह का आपका जीएसटी उतने तरह का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी अपना हो सकता है। वेरी गुड। उसके बाद में फिर आता है जी आपका यहां पर मालिक ये आउटपुट में भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी की बात हम करके चलते हैं, और हमें अपने इसको आईटीसी को यहां पर सेट ऑफ करते हैं। लेकिन सेट ऑफ करने के अपने कुछ नियम कानून होते हैं आईटीसी को यूज करने के। क्या है नियम कानून? नियम कानून ये होते हैं मालिक कि यहां पर एक होता है एक्सटर्नल सीक्वेंस और एक होता है इंटरनल सीक्वेंस। भाई साहब एक्सटर्नल सीक्वेंस आपका आ जाता है, और यहां पर लिखूंगा इसका इंटरनल सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको जो पकड़ना है वो इसको पकड़ना है, आईजीएसटी को, ठीक है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट किस किस, पहले ये बताओ, ये छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ, मैं देखता हूं कहीं भूल तो नहीं गए हो। सीआईएस, सीजीएसटी। सीजीएसटी अपने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा? यस। आईजीएसटी अपने के लिए हो जाएगा? यस। एसजीएसटी अपने के लिए हो जाएगा? यस। क्या सीजीएसटी आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा? यस, क्योंकि आईजीएसटी के अंदर सीजीएसटी का कंपोनेंट होता है। क्या आईजीएसटी सीजीएसटी के लिए हो जाएगा? यस, क्योंकि आईजीएसटी के अंदर सीजीएसटी कंपोनेंट होता है। क्या आईजीएसटी एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा? यस, क्योंकि आईजीएसटी के अंदर एसजीएसटी का कंपोनेंट होता है। क्या एसजीएसटी आपका आईजीएसटी के लिए? यस, क्योंकि आईजीएसटी के अंदर एसजीएसटी का कंपोनेंट होता है। तो ये क्या किया मैंने? ये मैंने कुछ भी नहीं किया बाबू, मैंने किया ऐसे 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 ऐसे, पता लग गया कौन किसके प्रति एडजस्ट हो सकता है। अब जो यूटीजीएसटी होता है ये दूसरी पत्नी की भांति होता है कि या तो ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों पत्नी इकट्ठे एक टेबल पर खाना नहीं खा सकती, तो ये उसी तरह से बिहेव करता है। तो जैसा बिहेवियर पहली पत्नी का वैसा ही बिहेवियर दूसरी पत्नी का भी है। जैसे यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए तो इस्तेमाल हो जाएगा, और साथ में यूटीजीएसटी आईजीएसटी के लिए भी अपना इस्तेमाल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इसी प्रकार से आईजीएसटी एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल होता है और आईजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए भी इस्तेमाल करवा दिया जाएगा। आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी और कुछ भी नहीं है, इसमें आपका जो कंपोनेंट होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, ये इसके अंदर मालिक यहां निकलकर आ जाता है, राइट? यस सर। तो हमने देखा भैया पहले किसको पकड़ना है, पहले आएगा आईजीएसटी। ये क्रम है, यही आपको फॉलो करना है। लेकिन जब आप पोर्टल पे जाओगे ना प्रैक्टिकली, तो वहां ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों? कि कौन किसके प्रति एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो सॉफ्टवेयर में कोडिंग हो रखी है जीएसटी पोर्टल पर, वो ऑटोमेटिकली उसको फिलअप कर देता है कि कौन सा क्रेडिट किसके लिए कितना इस्तेमाल हो सकता है। लॉ के मुताबिक उसकी कोडिंग हो रखी है, जो उसका डेवलपर है उसको सरकार ने समझाया होगा और उसने एडजस्टमेंट वैसे करके बना रखी है। तो थ्योरेटिकली आपको समझना है, प्रैक्टिकली पोर्टल अपने आप ये काम कर देता है। तो सबसे पहले आईजीएसटी किसके प्रति इस्तेमाल किया जाएगा? पहले अपने का पेट भरा जाएगा, फिर पड़ोसी का, है जी। पहले अपने के लिए इस्तेमाल होगा, फिर यहां पर नंबर बी इसका आएगा। बी में कौन आएगा? सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी, क्योंकि इसमें तो दोनों कंपोनेंट इक्वल होते हैं, जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी। तो झगड़ा हो गया, तो कहा कि भैया एक काम करो, बी, दोनों को रैंक बी दे दी।
टैक्स पेयर के ऊपर छोड़ दिया कि बैलेंस आईजीएसटी का जो क्रेडिट है आप जिसके मर्जी लिए इस्तेमाल कर लेना, यानी चाहो तो पूरा का पूरा सीजीएसटी के लिए, पूरा पूरा चाहो आप एसजीएसटी के लिए, आधा आधा जो मर्जी जिस रेशियो में चाहो, फ्री स्टाइल आपको कर दिया, आप जितना चाहो इस्तेमाल कर लीजिए। तो सर कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी, जैसे मान लो आईजीएसटी का बैलेंस क्रेडिट हमने पूरा का पूरा सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर दिया, जबकि हम ये जानते हैं कि इसमें कंपोनेंट आधा होता है। सर आधे आधे तक इस्तेमाल होना चाहिए था। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना अगर कर देते तो टैक्स पेयर के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता। गवर्नमेंट ने कहा आप जैसे हम कह रहे हैं पेमेंट कर दीजिए, बाकी कुछ हमारी इंटरनल सेटिंग होगी तो उसे सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता। सेक्शन नंबर 53 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह से करने पर जो थोड़े चेंजेस आते हैं उसे सरकार किस प्रकार से मैनेज करके चलती है। आपस में क्रॉस फंडिंग वो करके चलते हैं कि किसका किस पे ज्यादा आ गया, किस पे कम रह गया, तो आपस में सेट ऑफ करके चलते हैं और वो सारा काम जीएसटी का पोर्टल करके चलता है। दूसरा नंबर आएगा सीजीएसटी का कि भैया पहले अपने का पेट भर दो, यानी कि स्टेप नंबर आएगा यहां पर आपका ये ए करके, पहले अपने का पेट भरो, बचे तो फिर पड़ोसी के बारे में सोच लेना। ऐसे ही एसजीएसटी यूटीजीएसटी इन दोनों में से कोई एक होगा, इनका बिहेवियर एक जैसा होता है। पहले अपने का पेट भरा जाएगा, कुछ बचेगा तो दूसरे का पेट भर दिया जाएगा। तो इनका सीक्वेंस है। मैं एक सांस में बोल रहा हूं, जवाब दीजिएगा मैंने ठीक बोला कि नहीं बोला। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए और कौन किस 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 प्रति एडजस्ट हो सकता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड आफ्टर दैट मे बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एनी रेशियो एनी सीक्वेंस। नंबर 2, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और कुछ बचेगा दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पहले अपने के लिए और बचता है तो फिर आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्या सीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी के लिए? ना जी ना। क्या एसजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी के लिए? ना जी ना। ये नहीं, जो है वो ही है, उतना तक ही आप यहां पर काम करके चलेंगे। इज इट ओके? पहले हाँ बोलो। हाँ सर फाइनल का रिवीजन करिए, पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। तो नया आ रहा तो पुराना क्या को देख रहा है भाई तू? मैं तुझे फ्रेश करके दे रहा हूं, वो भी लाइव। तो अगर कुछ पुराना यूजेबल होगा ना तो चिंता मत कर, मैं पुराने वाले को नए वाले में मिक्स करके तुझे दे दूंगा, सीए फाइनल वाले बच्चे। ठीक है जी। तो ये सारी थ्योरी जो मैंने अभी फटाफट एक सांस में बोली वो आपकी यहां पर ऐसे करके लिखी हुई है। आगे बात करते हैं कि डेफिशिएंसीज इन ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, पुराने सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां थी, आप जरा हमें वो बतला दीजिए। ले भाई साहब, इसमें कोई दिखने वाली बात है? पुराने सिस्टम के अंदर जो कमियां थी वो बड़ी साफ थी। क्या भैया? कास्केडिंग आया करता था भैया, डबल टैक्सेशन आया करता था, और भैया जी और क्या आता था भैया जी, और वहां पे मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल प्रोसीजर थे, इतनी सारी कमियां थी। या जीएसटी के बेनिफिट गिनवाओ तो जीएसटी के बेनिफिट में अब कास्केडिंग नहीं है, ना के बराबर है, अब डबल टैक्सेशन नहीं है, ना के बराबर है, रामराज है, सतयुग है, और एक जगह मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, कंसोलिडेट हैं, सिंगल कंप्लायंसेस हैं, आराम ही आराम है, चैन ही चैन पड़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है, रेवेन्यू में वृद्धि हो रही है, चोरों की कमी हो रही है। फिर इतना बढ़िया जीएसटी तो लोग झंडे लेके क्यों आ जाते हैं कि जीएसटी खराब है खराब है खराब है? अरे भैया इससे लीकेज रुक गई, और लीकेज रुकेगी तो जो चोरी करते थे उन पर तो दिक्कत आएगी। मैं अपना टैक्स पहले भी ठीक से भरता था, आज भी ठीक से भरता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फायदा है। क्या भला? पहले अगर मैं कैमरा अपने स्टूडियो के लिए खरीद के लाता था तो उसमें वैट लग के आता था, और मुझे आगे देना होता था सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवी है, वैट स्टेट लेवी होता था। तो बताइए क्या मुझे क्रेडिट मिलता होगा? नहीं मिलता था। तो जो वैट जो पे करके आया कैमरे पे उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। एलईडी ये वो इतना सारा, लगभग 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं एक स्टूडियो शानदार वाला बनाने के लिए। सैटेलाइट स्टूडियो ये वाला जो है आपका रिकॉर्डिंग वाला स्टूडियो जो है, या जो मोबाइल पे क्लास होती है, ये सस्ता बन जाता है, ये 8-10 लाख में बन जाता है, लेकिन सैटेलाइट स्टूडियो में 30 लाख रुपए लगते हैं। तो वो इतना सारा सामान आया भाई साहब, इतना सारा लाखों रुपए का उस पर वैट गया, सब बेकार, कोई क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन अब जब बनाऊंगा तो भाई साहब जीएसटी लग के आएगा, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो मुझे तो फायदा है, मैं तो अच्छा बोलूंगा। तो वही सारी चीजें हैं यहां पर लिखी हुई हैं आपकी कि भैया बिल्कुल रामराज हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और सबके लिए मौज मौज वाली सिचुएशन, विन विन सिचुएशन यहां पर दी हुई है। ऐसे करके बात करते हैं। आगे आता है आपका जीएसटी का नेटवर्क। अरे क्या बोलता, देखो मेरा मन नहीं मानना बाबू, मन नहीं मानता। gst.gov.in यहां पर आ जाइए। यहां पर मैं ले जाता हूं बच्चों को। अब चूंकि रिवीजन क्लास है तो मैं बस एक ही बार दिखाऊंगा आपको। मैं यहां पर लॉगिन करता हूं, और लॉगिन करके मेरे पास अपनी खुद की 2 कंपनीज हैं, और 2 कंपनीज के अंदर जो रियल डेटा होता है उसके साथ मैं बच्चों को चीजें दिखाता हूं, करता हूं कि कौन क्या है। 85 34 95, ठीक है ना? ये कैप्चा 85 85 34 और 95 ऐसे करके
जय हो, जय बजरंग। ठीक है जी, आ गया। ये हमारा पोर्टल यहाँ पर निकल के आ जाता है मालिक, और यहीं से सारी चीज़ें आपकी शुरू होती हैं। चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपके लेजर हो, रिटर्न भरनी हो, पेमेंट करना हो, भाई साहब पेमेंट करवाते हैं। यहाँ तक बच्चे ने अभी जो लाइव बैच चल रहा है, पूछना आप उनसे, पूछना कि उनका मैंने अभी मुश्किल से 10-11 क्लास हुई है, कितना पोर्टल घुमा दिया। जीएसटीआर 1, 2A और आपका ये चालान क्रिएट करना, लेजर की पूरी जानकारी दिखाना, सब आता है उन बच्चों को। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, सब आता है। किसको पैन कार्ड, किसको पासपोर्ट, कैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का ऑप्शन देते हैं। मात्र 11 क्लास के अंदर इतनी नॉलेज है उस बच्चे को पोर्टल की। क्योंकि ये आपके बैच में भी मैंने पोर्टल इस्तेमाल किया था, लेकिन वो कोई भी चीज होती है वो दिन ब दिन और अच्छी होती चली जाती है। तो इस बैच में तो मैंने डे 1 से ही पोर्टल दिखाना शुरू कर दिया है। तो यहां से आते हैं और यहां पर आकर हम बात करते हैं। अब जीएसटी करता क्या है, ढेर सारी चीजें हैं। सर्विसेज के अंदर आते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो, लेजर हो, रिटर्न हो, पेमेंट हो, ये हो वो हो, सारा काम पोर्टल ही आपका करके चलता है मालिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है सर जी, ये कह रहा था भाई साहब कि ये जीएसटीएन क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये जीएसटीएन छोड़ो, ये है हमारा जीएसटी का पोर्टल मेरे बच्चा। ये आ गया भाई साहब जीएसटी का पोर्टल, और इसको बनाया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने इसको बनाया, लगभग 1500 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा आया था। अब एक बात बताइए, इस पोर्टल का जो खर्चा उसे कौन बियर करेगा, भाई जो उससे रेवेन्यू कमा रहे हैं। जीएसटी चूंकि दोनों में आधा बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो 1500 करोड़ रुपए का खर्चा है, ऑब्वियस सी बात है दोनों ही आपस में से बांट कर चलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 50%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% शेयर अपना पहुंचा दिया किसके पास में, इन्फोसिस के पास में। कि इन्फोसिस ले मेरे हिस्से का 750 करोड़ तू पकड़। अब स्टेट अलग अलग थे आपके, ये अपने हिस्से का दे के आ रहा है, ये अपने हिस्से का, ये अपने हिस्से का। ये नग्नता थी। इकट्ठे होते हुए भी सब कुछ बाहर की दुनिया में आप ये क्या चिल्लर बांट रहे हो, क्या तरीका है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात होगी कि एक परिवार है जिसमें 2-3 भाई रहते हैं, 3 बहुएं हैं घर में, बाहर सब्जी वाला आता है। वैसे दुनिया के दिखावे के लिए ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन सब्जी वाला 1 सेकंड में पकड़ जाएगा कि अंदर चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि जो बहुएं थी सब्जी लेने के लिए आती हैं, पहली आई छोटी वाली, अपनी सब्जी खरीदी और पैसे दिए, अंदर गई। दूसरी आई, उसने खरीदी, पैसे दिए, गई। तीसरी आई, उसने सब्जी खरीदी, पैसे दिए, गए। सब्जी वाला पकड़ गया, भाई साहब ढकोस रहा है, ज्वाइंट तो है ही नहीं है, सारे अलग अलग हैं, 3 चूल्हे घर में चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि उनमें से एक बहू बाहर निकल कर आती, एक, और बाकी दोनों बहुएं बता देती उसे कि भाई मेरे लिए ये सब्जी लेकर आना, और ये पकड़ पैसे, इकट्ठे पैसे जाते रहे, इकट्ठा सब्जी का थैला अंदर आता, तो घर की बात घर में रह जाती, यह नग्नता का प्रदर्शन नहीं होता। तो इसलिए सरकार ने भी यही किया कि यहां पर एक कवर चढ़ा दिया। कैसा कवर? एक कंपनी क्रिएट करी, यहां पर कंपनी क्रिएट करी जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना तो बिल्कुल भी है ही नहीं, वो सिर्फ एक पर्दा यहां पर डाला गया। तो सेक्शन 8 जो कंपनीज एक्ट का है, वहां पर इस तरह की कंपनी आप ही क्रिएट करी जाती हैं, और इस कंपनी को नाम दिया गया जीएसटी नेटवर्क का, इसको नाम दिया गया। ये पूरा का पूरा जीएसटी का जो पोर्टल है इसको हैंडओवर कर दिया गया। अब पूरे के पूरे 1500 करोड़ अपना अपना जिसका शेयर बनता है वो यहां डाल देंगे, और ये कंपनी आगे पूरा 1500 करोड़ इसको दे देगी। तो ये जो आपका जीएसटीएन है, ये एक प्रकार का एक कंपनी है, और ये एक प्रकार का पर्दा है, ताकि बाहरी दुनिया में हमारे अंदर क्या चल रहा है वो दिखाई ना दे। इसका काम सिर्फ इतना है कि यहां से पैसा आया, आगे पैसा दिया, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है नहीं। दैट्स व्हाई द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आगे बात समझ में। और पोर्टल करता क्या है, ये पूछो पोर्टल क्या नहीं करता है। रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, लेजर हो, ये हो वो हो, ऑनलाइन कोई भी कम्युनिकेशन हो, सारा कुछ पोर्टल के माध्यम से ही सेटल किया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जी। ऐसे करके हमारी बात हो जाती है मालिक। और उसके बाद फिर आता है आपका ये अगला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको मुख्य तौर पर 4 प्रकार के आर्टिकल्स को ध्यान में रख के चलना है। पहला आर्टिकल आता है 246 कैपिटल ए। छोटी सी बात बताइएगा भाई मेरे कि देखो सप्लाई जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी इंट्रा स्टेट और एक होती है आपकी यहां पर आकर इंटर स्टेट। अब इंट्रा के लिए आपके लगते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका लगा दिया जाता है। ओके सर जी। और इंटरस्टेट के लिए आपको आईजीएसटी यहां पर लगवा देना होता है। बिल्कुल ठीक बात है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सीजीएसटी है, किसी भी टैक्स को टैक्स कहे जाने के लिए उसकी लीगल बैकिंग, उसका अपना एक माई बाप, अपना एक एक्ट होना जरूरी होता है। तो इसके लिए बनाया गया सीजीएसटी एक्ट, इसके लिए बनाया गया एसजीएसटी एक्ट, इसके लिए बनाया गया आईजीएसटी एक्ट। ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन जब भी लगेंगे इकट्ठे लगेंगे, ज्वाइंट हैं, 2 जिस्म एक जान है ये। इसलिए इनको बनाने की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है वो साइमल्टेनियस पावर दी है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को। कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट आप अपना अपना एक्ट बना लीजिएगा।
क्योंकि जब तक कोई भी एक्ट लागू नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, जब तक कि संविधान उसके लिए परमिट ना कर दे। तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए परमिट्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम सच काइंड ऑफ लॉ। और ये चूंकि एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे होल्ड है, वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चल के बंटवारा कर देती है इसका, लेकिन होल्ड तो गवर्नमेंट का ही है। तो इसके लिए आईजीएसटी लॉ बनाने की पावर यहां पर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशली। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लॉ लाने के लिए चेंजेस करने जरूरी थे संविधान के अंदर, वरना उससे पहले आपका जीएसटी ये नहीं आता। इसमें आर्टिकल नंबर 246 ए कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैव साइमल्टेनियस पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। लैंग्वेज आपको इतनी प्यारी लगेगी कि मेरा वादा है कि आपको लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आपकी लैंग्वेज है। अगर आप नोट्स बनाते तो आप कैसे नोट्स बनाते, और ये कॉम्पैक्ट बुक अपने आप में सफिशिएंट है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है बाबू। पूरा आंखें बंद करके भरोसा करके जाना, सब कुछ इसके अंदर आपका मौजूद है। ठीक है जी, यस सर। उसके बाद आगे क्या है जी जीएसटी का कब टेस्ट लोगे आप इंटरमीडिएट का? ईमानदारी से पहले 5 चैप्टर का मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं, और एज ऑफ नाउ मेरे पास टेस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप कहो तो मैं उसका लिंक यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में, इसी चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा आज शाम को या कल सुबह, और वो टेस्ट आपको संडे को मैं लाइव कर दूंगा कि भाई संडे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, जब तक उसे एक्टिवेट नहीं करूंगा संडे के लिए। पहले 5 चैप्टर नहीं 6 का है, कंपटीशन तक का है, शुरू से लेकर कंपटीशन तक का है। तो 2-3 टेस्ट अगर मैं लूंगा तो काम बन जाएगा। तो आपके पास जो ले चुके हैं आप, मतलब ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, तो आपके टेस्ट के लिए मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी टेस्ट लूं मैं आपके, तो इस टेस्ट इस हिसाब से मैं डिजाइन करके आपको दूंगा। तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, यस सर। यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन, वहां आपको लिंक मिलेगा, और लिंक परेशान मत होना, जैसे लिंक तैयार हो जाएगा, टेस्ट मेरे पास में है लेकिन अपलोड करना, उसका लिंक विंक बनाना पड़ेगा। तो आप मान के चलो कल दोपहर तक का समय दे दो मैक्सिमम, उससे पहले पहले करा दूंगा। ठीक है, टेस्ट होगा आपका पक्का। और दूसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि भैया वो यहां पर लॉ बना सकते हैं आईजीएसटी के संबंध में। और उसके बाद आपका ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं आपके, वो उन पर जीएसटी भविष्य में लगाया जाएगा, अभी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी, जब काउंसिल चाहेगी तब उस पर जीएसटी अपना लगा सकती है। आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए इसी बात को, इस वाली बात को एक्सटेंड करता है, आगे बोलता है, कहता है कि भाई सुनो, जो आईजीएसटी लग के आया है वो आधा आधा बांटा जाएगा, और जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उनको हम इंटरस्टेट के नाम से जानकर चलेंगे। ऐसी 2 बात आपकी यहां पर बताई जाती है। फिर आता है आर्टिकल नंबर आपका 366 करके आता है, वो कहता है जीएसटी का मतलब क्या है। जीएसटी का मतलब गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स है, लेकिन शराब को छोड़कर। एक बात बताइए, अगर शराब को जीएसटी में लाना पड़ा तो क्या करना पड़ेगा? इस आर्टिकल में दी हुई डेफिनेशन को अमेंड करना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल 366 आपको अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी लाना हुआ तो क्या संविधान में चेंज की आवश्यकता है? जी नहीं, संविधान ने ऑलरेडी परमिट कर रखा है। जीएसटी काउंसिल जिस दिन हरी झंडी दिखा देगी उस दिन पेट्रोल पर जीएसटी आ जाएगा। इसका मतलब यह कि शराब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक है, जब तक संविधान चेंज नहीं होगा शराब पे जीएसटी नहीं आ सकता। यह स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा करवाया था, बिकॉज शराब के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, जिससे कि स्टेट को भारी रेवेन्यू की प्राप्ति होती है। तो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी प्रकार की चीटिंग ना कर दे, इसलिए इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक लगा हुआ है, और संविधान को अमेंड करना कोई मजाक चीज नहीं होती है। तो मान के चलिए शराब पे कभी जीएसटी नहीं आएगा आज के सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जब चाहे, हो सकता है 1 महीना 2 महीना साल 2 साल के अंदर जीएसटी पक्का डीजल पेट्रोल पे आ जाएगा। गुड्स क्या है? किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस क्या है? गुड्स को छोड़कर बाकी सब कुछ आपका यहां पर यह कहा जाता है सर्विसेज। आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिल को लेकर। तो जीएसटी काउंसिल, वहां तो मैंने चित्र वित्र दे रखे हैं अपने उसके अंदर। जीएसटी काउंसिल क्या करती है? यहां पर टैक्स पेयर होता है। भैया टैक्स पेयर को कोई भी दिक्कत है, कोई अगर अमेंडमेंट चाहता है, इंडस्ट्री को भी चेंज चाहती है, तो अप्रोच किसको करती है? जीएसटी काउंसिल को जाकर अप्रोच करती है। जीएसटी काउंसिल के अंदर उस पर विचार किया जाता है। जीएसटी काउंसिल चलता फिरता एक पार्लियामेंट है, पोर्टेबल पार्लियामेंट है। उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के सारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और यहां पर कोई भी प्रस्ताव है अगर वो 75% और मोर वोटिंग परसेंटेज से अगर पास हो जाता है तो फिर यहां से रिकमेंडेशन जाती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फिर इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। नोटिफिकेशन जो होती है फिर वो एक्ट का रूप बन जाती है, और वो पब्लिक के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका 75% को लेकर कि भैया ये क्या मामला है, ऐसे कैसे करते हो?
तो मान के चलिए एक प्रस्ताव दिया जाता है कि भैया फर्टिलाइजर है उसका रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया जाए, ऐसा यहां पर प्रस्ताव डाला जाता है। अब इस प्रस्ताव के ऊपर कुछ सरकारें सहमत हो सकती हैं और कुछ सहमत नहीं भी हो सकती हैं। अगर इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो कहेंगे कि ठीक है कर दो ऐसा काम, ताकि भाई पब्लिक हमसे खुश हो जाए, भले ही नोट बैंक गिरेगा पर वोट बैंक बढ़ेगा। ये तो करती सरकार। अगर वोट बैंक बढ़ाना है तो नोट बैंक को कम करना पड़ेगा, और जब सरकार नोट बैंक को बढ़ाती तो वोट बैंक कम हो जाता है। तो इतना करना है तो इसके लिए मान के चलिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 1 वोट होती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर आपके 31 हैं तो 31 वोट इनकी होती हैं। अब इनके फेवर में आकर वोट पड़े, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में आ गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में आ जाती है। साथ में मान के चलिए आपके 27 स्टेट्स जो थे वो फेवर में आ जाते हैं। मुझे बताइए प्रस्ताव पास होगा या नहीं होगा, क्या कहना है आपका? तो इसके लिए हमें यह देखना होगा भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 वोट था, एक में से एक पूरा का पूरा दे दिया, तो परसेंटेज फॉर्म में अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 100% सहमत है। अगर स्टेट की परसेंटेज देखी जाए तो स्टेट क्या बोलते हैं, स्टेट आपके भाई साहब 31 में से 27 स्टेट, 31 वो आएगा जितने काउंसिल की मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, जबकि सारे प्रेजेंट होते हैं प्रैक्टिकली। तो ये जरा बताएंगे कितना आया सर? ये निकल के आता है आपका यहाँ पर 2700 डिवाइड बाई 31 करेंगे तो सर जी ये 87% आपका यहाँ पर निकल कर आता है। 100% सरकार सहमत है, 80%, 80 इसे कम कर दूँ, इसे करता हूँ 23 करता हूँ इसे मैं 23 यहाँ पर मैं करता हूँ इसे 23। तो 23 से कितना आएगा 2300 डिवाइड बाई 31, ये आएगा साहब 74%। ये आ गया भाई साहब आपका 74%। तो मुझे बताइए प्रस्ताव पास होगा या नहीं होगा? तो हमें यह देखना है कि इनके वेटेड परसेंटेज देखनी। दरअसल क्या होगा कि अगर इनको देखा जाए, अगर मान लीजिए एवरेज कर दिया जाए, इनका वेटेड परसेंटेज देखी जाए, तो आप ऐसे करोगे 100 प्लस 74 डिवाइड बाई 2 करके चलोगे। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो कितना आएगा 174 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपका 87% आ जाएगा। क्या ये तरीका सही है? आपने जो तरीका लगाया है, आपने इक्वल वेट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। आपकी इस बात को मैं ऐसे प्रेजेंट करना चाहता हूं, कैसे भला सुनिए जरा, ऐसे प्रेजेंट करना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए भाई आपने यही तो किया कि 100 आधा वेट इसको दे दिया, उसका 87 था तो 87 में आधा वेट आपने उसको दे दिया, डिवाइड बाई 2 किया है ना, तो ऐसे करके आपका ये आंसर निकल के आ गया। तो यहां स्टेट गवर्नमेंट बोली भैया ऐसे तो हमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि भाई ऐसा करने पर भाई 50% तो तुम्हारा आ ही गया। अगर तुम थोड़े से मुट्ठी भर स्टेट को भी अपने हाथ में मिला लिया, या मान लो जिन स्टेट में तुम्हारी सरकार है वो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा ही वोट करके चलेंगे, तो तुम कोई भी फैसला बड़ी आसानी से ले लोगे। इसलिए स्टेट की जो वेटेज है वो बढ़ाई जानी चाहिए। हमारा 1/2 ना होकर हमारा 2/3 का हिस्सा होना चाहिए, और 2/3 अगर वेट इसको दिया जाएगा तो इसका वेट बचेगा 1/3 का बचेगा। तो अब यहां इसका जो वोटिंग काउंट होगा वो वेटेज के लिए 33% इसका यहां पर निकल के आया 30.33, और उसका निकल के आया 87 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ऐसे करके 58% वो अपना निकल के आएगा। तो 58 प्लस आपका 33 इट विल इक्वल टू 91% यहां पर आ जाता है, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी है तो। ठीक है जी, तो इसका मतलब प्रपोजल पास करवा दिया जाएगा। क्या अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रपोजल को पास कर सकती है बिना स्टेट को लिए? नहीं कर सकती, क्योंकि मात्र 33% है। क्या सारे स्टेट मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बाइकआउट कर सकते हैं? मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर सेंट्रल गवर्नमेंट सहमत नहीं है, लेकिन स्टेट के पूरे वोट आ रहे हैं, 31 के 31 वोट आ रहे हैं, तो क्या वैसा कर सकते हैं? अगर 31 का 31 करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 इसमें कर देते हैं, ठीक है, और वेट चढ़ा देते हैं 2/3 का, तो ये 66.67% आपका यहां पर आकर बनेगा। यानी कि हमें चाहिए 75%, तो इसका मतलब सारे स्टेट ऑल टुगेदर मिलकर भी किसी प्रपोजल को पास नहीं करा सकते हैं। ऐसे करके आपकी यहां पर मालिक बात करी जाती है, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे बात समझ में आ गई हो तो हां बोल दो। हां राधे, हां बोलो। हां हां सर जी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर आ जाता है ये डेफिनेशंस का। पूरे एंटायर एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको मैंने बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए यहां पर मैंने कर रखा है बाबू मेरे, लाइक एनालाइज कर रखा है, क्योंकि ये जरूरी है कि हमें जितने भी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं उनका मीनिंग अगर पहले से पता होगा, है ना, तो हमें आगे पढ़ने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा ये हो चुका है पहला चैप्टर, हम ये करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी स्टार्ट करें या आज पहली क्लास को थोड़ा छोटी रखें, जिससे कि जिसके पास किताबें नहीं है वो किताबें वगैरह भी उसके पास में पहुंच जाएंगी। ऐसे करके तो थोड़ा सा
ये करके चलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस है, मैंने जो शेड्यूल बना रखा है वो ऐसे बना रखा है, एक दिन फाइनल, एक दिन इंटर, एक दिन फाइनल, एक दिन इंटर, ऐसे करके मैं कराऊंगा। कल मैंने फाइनल कराया था, आज इंटर, कल को फिर फाइनल, तो संडे में आपका इंटर का आपका रिवीजन होगा और उस दिन थोड़ी लंबी क्लास हम अपनी लेकर चलेंगे। तो आप अपनी जो बुक्स वगैरह है वो ऑर्डर कर दीजिएगा, जो भी आपको अगर इस तरह से है तो। बाकी जिस्ट ऑफ जीएसटी का चार्ट मेरी वेबसाइट gstrajkumar.com, वहां से आप उसे जरूर जरूर निकाल लीजिएगा, फ्री रिसोर्स में है। और दोनों किताबें, जो कंपाइलर है और जो वो बुक है, वो भी आप जरूर जरूर निकाल लीजिएगा। बिलीव में आप देखना, प्राइस देखना कंपाइलर और किताब के, आपको खुद देखोगे यार वाकई में मेरा 1 रुपए का है नहीं कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। और क्या प्रॉफिट कमा लूंगा किताबें बेचकर भाई मैं, ऐसा नहीं है। पर बाबू मैंने तो सिर्फ इसलिए किताब बनवाई ताकि आप ही के कहना था कि सर से बाइंड करा दीजिए वरना लूज में चीजें बिखर जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके और बताओ, और आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मैं। आज चाहता हूं कि आज हम इतना ही अपना रख के चलेंगे यहां तक, ठीक है जी। कब तक हो जाएंगी क्लासेस, मान के चलो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो होपफुली, आज क्या, अब डेट क्या आज की 8, तो 20-22 तारीख तक हम सोच रहे हैं कि सारी आपकी निपटा लेंगे, 20-22 तारीख तक, क्योंकि एक एक दिन आएगा ना, एक दिन इंटर, एक दिन फाइनल, एक दिन इंटर, एक दिन फाइनल, ऐसे करके, ठीक है। ठीक है बच्चा, हाँ कर सकते हो, अल्टीमेट सक्सेस क्यों नहीं कर सकते सर। टेस्ट, अच्छा जो टेस्ट होगा ना, सुनो मेरी बात सुनो, जो टेस्ट का मैं लिंक दूंगा ना आपको, वो लिंक हफ्ते भर तक वैलिड रहेगा, हफ्ते भर तक वैलिड रहेगा टेस्ट का लिंक, जो मैं इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करूंगा। तो आप आराम से अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर डालूं या मैं सोच रहा हूं पता है क्या, कि बड़े बड़े खूब न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालूं जैसे एग्जाम में आते हैं, लेकिन उसके लिए सही गलत के लिए मल्टीपल चॉइस डाल दूं वहां पर कि आपका सही है आंसर या नहीं। क्योंकि अगर मैं डिस्क्रिप्टिव डालता हूं, मैं जो मेरा संडे टेस्ट मैं क्लास में ले रहा हूं, जो मेरा बैच चल रहा है उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव देता हूं उसके अंदर में, और मैं चेक भी करवाता हूं पीछे। आपका डिस्क्रिप्टिव दूंगा तो थोड़ा समय लगेगा कॉपी आने में, और अगर मैं पूरा शानदार वाला केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बना के दूं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बना के दूं, तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा आपके लिए। डिस्क्रिप्टिव होगा तो पीछे चेक भी होगा और फिर आपका समय ज़्यादा लग जाएगा रिजल्ट आने में। और अगर एमसीक्यू बेस्ड होगा तो आपके पास में फटाफट तुरंत ईमेल पहुंच जाएगा कि आपने क्या दिया है, और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, जो भले केस स्टडी बेस्ड क्यों ना हो। जैसे आपके पास में आपकी ईमेल आईडी पर मेरा रिजल्ट पहुंचेगा, तो जो क्वेश्चन आपका गलत होगा वो गलत क्यों है, उसका सही सॉल्यूशन क्या है और क्यों है, वो पूरा का पूरा आपको उसका सॉल्यूशन वहीं पर मिल जाएगा। आपको सॉल्यूशन के लिए भी अलग से भागने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने दिया, आपने उसका आंसर ए कर दिया लेकिन आंसर बी ठीक था, तो आपको जब मिलेगा तो उसमें काटा लगाएगा, भैया तेरे गलत है, ये गलत क्यों है, उसका सॉल्यूशन वहीं आपको मिल रहा होगा उसी के बिल्कुल नीचे। तो किसी से कोई कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, बस लिंक आपके पास में होना चाहिए। समझ में आ गई बात। लिंक जो होगा वो टाइम के हिसाब से होगा। अगर मैं आपको टाइम अलाउड कर रहा हूं 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे के टेस्ट के बाद आप भले ही सबमिट मत करना, ऑटो सबमिट हो जाएगा आपका। समझ में, इस चीज का ध्यान रखना। द मोमेंट आप स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट, द मोमेंट आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ये जो जिस शीट पर मैं आपका टेस्ट लूंगा वो पेड वर्जन है, कई सारे फीचर्स हैं, टाइम सेटिंग है। तो जो जिस समय आप स्टार्ट करेंगे, मैंने उसमें फंक्शन लगा दिया है कि उतना समय पूरा होने के बाद, मान लो 1.5 घंटे का टेस्ट है तो 1.5 घंटा पूरा होने के बाद में वो आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप बोलो कि मैं तो ये छूट गया वो छूट गया, ठीक है जी। ऐसे करके है। और कैसे होगा टेस्ट, क्लास रिन्यू करने के लिए कितने रुपए लगेंगे। यार तू ऑफिस बात करे ना, मुझसे पूछ रहा कितने पैसे लगेंगे, ऑफिस पूछ रहा नहीं चाहिए, वो कैसे बता देंगे सारा प्रोसीजर क्या होता है कैसे होता है। सर बुक मई 22 और नवंबर 22 के लिए, तो दिसंबर 21 के मई 22 क्या सर बुक, नहीं मई 22 नहीं है वो बुक पे शायद डिस्क्रिप्शन अलग आ रहा है। जो बुक है ना वो डिस्क्रिप्शन में चेंज करा दूंगा, स्टाफ ने गलत कर दिया था। वो बुक आपकी दिसंबर 21 के लिए ही है, मैं आपको बताऊं। लेकिन हम लिख देते हैं जनरली कि भैया मई वाला बच्चा तो वो भी देख ले, लेकिन मई के लिए थोड़ी सी अमेंडमेंट आ जाती है, मैं स्पेशली उसे करेक्ट करवा दूंगा अभी। दैट बुक इज फॉर दिसंबर 21, इंटरमीडिएट बुक फॉर दिसंबर 21। आई विल मेक चेंज ऑन द पोर्टल राइट नाउ, ठीक है जी, डोंट वरी।
लव फ्रॉम कश्मीर, यंग टैलेंट। बाय डियर, टाटा, लव यू। रिवीजन वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा। बाय बाय, टाटा, बाय 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 बाय। मिलता हूं आपको संडे में, परसों, कल फाइनल है, परसों मिलता हूं, ठीक है? चलो बाय 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 बबलू, बाय बाय। लोगो, तुमने लोगो नहीं बताया? अरे ले ले, हमने नया लोगो बनाया भाई, देखो तुमने इसको बताया नहीं कैसा लोगो हमारा है। चलो बाय बाबू, बाय, टाटा, लव यू। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? और जान लगा दो जान यार, बस यही समय बचा हुआ है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है भाई साहब। ऐसा गियर लगाओ इस गाड़ी के अंदर कि फटाफट से पूरा फोकस, घोड़े की तरह बिल्कुल पूरा फोकस सामने रखो। और जब भी डिमोटिवेट हो ना, तो माता पिता के हंसते मुस्कुराते उस चेहरे को महसूस करना कि जिस दिन तुम भाई साहब बन जाओगे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने पूछा था भैया अर्जुन मेहरा से, रैंक 1 से, मैं कहा भैया तू तो बस छोड़, तेरा रिएक्शन क्या था? मैं तेरा रिएक्शन नहीं पूछ रहा, तू बता मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था? कह रहा आंसू बंद नहीं हो रहे थे उनके। तो यार वो खुशी 50 करोड़ में भी खरीदी नहीं जा सकती। कह रहा आंसू बंद नहीं हो रहे थे उनके। समझ में आ गई बात भाई? वो खुशी अपने माता पिता को देनी है आपने। और मैं तो पार्टी करूंगा, मैं पार्टी करूंगा। और कभी आओ तो बस आकर बस एक बार चेहरा दिखा जाना कि सर जी ऐसे करके था। और हो सके तो मिठाई का डिब्बा ले आना, ना लेके आओ तो मैं आपको मिठाई खिला दूंगा, ठीक है? और ऐसे करके थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बनो यार, लाइफ को आगे बढ़ाओ थोड़ा सा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, लोग चांद तक पहुँच गए और तुम अभी कोचिंग का बैग लेके घूम रहे हो हैं। फटाफट से तेज़ी से सारे काम खटाखट खटाखट करते चले जाओ और आगे बढ़ो लाइफ में। खूब सारे पैसे कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब फेम कमाओ और एक दिन खूब बड़े आदमी बनो और माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू, बाय बाय। लोगों के बारे में जरूर बताना कैसा बना है हमारा, ठीक है? बाय।